अल्कोहल इज द मेन कल्प्रिट फॉर योर किडनीज, मेन, जिसकी वजह से तुम प्रोटीन नहीं पी पा रहे हो। वी हैव सीन सो मेनी हार्ट अटैक्स हैपनिंग। ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले शेफाली, सब लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई की प्रॉब्लम क्यों हो रही है? तुम्हारे घर में किसी को डायबिटीज या हार्ट कंडीशन या कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन या कुछ भी हो रखा है, तो यू हैव टू चेक B12 एंड विटामिन D एवरी ईयर वंस। अगर तुम 7-8 लीटर से ज्यादा पानी पी रहे हो रोज, तो आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डाइल्यूट हो जाएंगे। इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज्यादा होता है। व्हाई? व्हेनेवर वी आर ट्राइंग टू फिक्स हीमोग्लोबिन, वी ओनली फोकस ऑन आयरन, नो वन टॉक्स अबाउट प्रोटीन। क्यों होता है थायराइड का प्रॉब्लम? लोगों ने व्हाइट सॉल्ट खाना बंद कर दिया। हाँ, यू आर डूइंग अ बिग नुकसान टू योर हार्मोन्स। द प्रॉब्लम इज दैट कि पिंक सॉल्ट अच्छा है तो व्हाइट जहर है, नहीं है जहर। बट इजंट इट इजी टू फिक्स न्यूट्रिशन देन रिलाई ऑन मेडिसिन? ट्रस्ट मी, फॉर इंडियंस नो। रियली? अगर 30 साल के ऊपर की एज है आपकी, प्लीज हर 6 महीने में लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ, बिकॉज फैटी लिवर इज बिकमिंग सो कॉमन। जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में स्मोकिंग आता है। तो जो अगले दिन सुबह वाटरमेलन जूस पीते हैं, रात को दारू पीने के बाद, हाउ डज दैट इफेक्ट? अ नॉर्मल एवरेज पर्सन लाइक मी cannot really understand blood report. घर पे अगर वो लिफाफा आ जाता था ना ब्लड रिपोर्ट का, तो ऐसे डर सा लगता था, पता नहीं क्या है इसके अंदर। बट स्टिल मेजॉरिटी ऑफ अस डोंट नो हाउ टू रीड अ ब्लड रिपोर्ट, एंड आई एम नॉट सेइंग दिस विल मेक देम एन एक्सपर्ट। ठीक है, यू कैन नॉट रिप्लेस अ डॉक्टर्स वर्क, यू विल स्टिल अंडरस्टैंड कि भाई अगर हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए तो कितना है, सही है या नहीं है। अगर नहीं सही है तो क्या घर का खाना खाना चाहिए ऑन अ डेली बेसिस, that we can fulfill the deficiencies with proper eating. Sure. So I have a sample blood report with me. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं. I can go on and on in all these parameters. Sure. एक blood report में which are like 5 or 6 things that a person should must look at. मैं थोड़ा सा ऐसे पर्सपेक्टिव देना चाहता हूँ सब लोगों को कि हमें क्यों कराना चाहिए ब्लड रिपोर्ट्स, एंड आई लाइक यूजिंग डिफरेंट एनालॉजीज टू रिलेट। तो जैसे हम सब लोगों के पास गाड़ी होती है, राइट? तो ज़रूरी नहीं है कि गाड़ी ख़राब है तभी हम उसको गैराज में लेके जाएंगे। ऑफकोर्स ख़राब है तो लेके ही जाएंगे, जैसे पहले होता था कि कुछ बीमारी हुई तो ब्लड रिपोर्ट कराया, राइट? बट हम हमारी गाड़ी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए उसको हर 6 महीने में या कुछ 1000 किलोमीटर्स के बाद सर्विसिंग के लिए लेके जाते हैं। करेक्ट, ठीक है। सेम अप्लाइज फॉर आवर हेल्थ एज वेल, एंड आई ऑलवेज लाइक टू कंपेयर आवर बॉडीज विद अ मशीन, बिकॉज दुनिया की जितनी भी मशीन्स हैं वो हमारी बॉडी से इंस्पायर होके बनी है। ह्यूमन बॉडी इज द मोस्ट अमेजिंग मशीन ऑन दिस प्लैनेट विद एडेड बेनिफिट ऑफ इमोशंस। ठीक है, इट्स क्रेजी, वी डोंट रियलाइज दिस पावर दैट ह्यूमन बॉडीज हैव, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल डू गेट वेरी फिलोसफी, इंसान को मशीन कैसे बुला ली? बाबा मैं बोल रहा हूँ ना, हमारा इमोशन भी है, स्पिरिचुअल साइड भी है, बट एट द कोर इट्स अ मशीन। अगर वो मशीन में कुछ गलत हो रहा है, नहीं हो रहा है, उसको तुम एनालाइज ही नहीं करोगे तो पता कैसे चलेगा? दैट्स वन। 2, पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं, 80% से ज़्यादा बीमारियां आर नॉन कम्युनिकेबल एंड प्रिवेंटेबल। जहाँ पे ये सब आ जाता है आपका ओबेसिटी, हार्ट कंडीशंस, हार्मोनल इम्बैलेंसेस, डायबिटीज़, जिससे अभी ज़्यादातर लोग जूझ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सबको, हर कोई HIV से पीड़ित है या किसी को बड़े बड़े इन्फेक्शंस हो रहे हैं, नहीं हो रहा है। तो बिगर इविल बोलते हैं बस। हाँ, वी आर टॉकिंग अबाउट द लाइफस्टाइल कंडीशंस। करेक्ट। 80% से ज़्यादा लाइफस्टाइल कंडीशंस आर प्रिवेंटेबल एंड मैनेजेबल यूजिंग योर लाइफस्टाइल। और अगर तुम्हारे घर में किसी को डायबिटीज़ या हार्ट कंडीशन या कोलेस्ट्रॉल या हाइपरटेंशन या कुछ भी हो रखा है, तो आपको हर 6 महीने में एक बार ब्लड रिपोर्ट कराना चाहिए, बिकॉज यू आर मोर लाइकली टू। अभी तुम 1800, 2000, 3000 रुपये दे के ब्लड रिपोर्ट करा लिया, वर्सेस हॉस्पिटलाइज, या तुम्हें क्रॉनिक कंडीशन डायग्नोज हो गए और हर महीने आप उतने की दवाइयाँ ले रहे हो। यू हैव टू डिसाइड। एज एन इंडियन वी आर वेरी मनी माइंडेड पीपल है, थोड़ा गणित लगा के हमें समझना पड़ेगा कि वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। अब ये वाई अगर हमारे व्यूअर्स में क्लियर हो गया ना, तो बाकी की चीज़ें और समझ में आएंगी, राइट? नाउ कमिंग टू योर एक्चुअल क्वेश्चन कि गिव अस 4-5 पॉइंटर्स, राइट? सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लड रिपोर्ट्स ना, तो हम ब्लड रिपोर्ट्स प्रिवेंशन के लिए भी कर रहे हैं, डेफिशिएंसी समझने के लिए भी कर रहे हैं, और कोई बीमारी है या नहीं है, ये तीनों चीज़ों के लिए कर रहे हैं। इट्स नॉट जस्ट टू अंडरस्टैंड द विटामिन डेफिशिएंसी और मिनरल डेफिशिएंसी, राइट? तो यहाँ पे हमें देखना है कि हमारे जो मेजरली कॉमनली डेफिशिएंट जो कंपोनेंट्स हैं उनके मार्कर्स देखने हैं। तो इंडिया में अगेन 70% से ज़्यादा लोग, एंड दिस इज़ नॉट माई डेटा, दिस इज़ गवर्नमेंट्स डेटा, 70% से ज़्यादा लोग विटामिन B12
और विटामिन डी से डेफिशिएंट है। या डेफिशिएंसी और इनसफिशिएंसी। सो अगर हम इनसफिशिएंसी की बात करें तो 70% से ज़्यादा, और डेफिशिएंसी की बात करें, डेफिशिएंसी मतलब जो नॉर्मल हेल्दी लेवल से भी नीचे लेवल है 30 to 40% इंडियंस आर डेफिशिएंट इन विटामिन डी एंड B12. तो यू हैव टू चेक B12 एंड विटामिन डी एवरी ईयर वंस, बिकॉज उनका बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट है इन योर डे टू डे लाइफ, विच वी विल कम टू इन अ सेक. सेकेंड, योर हीमोग्लोबिन लेवल्स, बिकॉज हीमोग्लोबिन अगेन, अगर आपकी बॉडी वॉज अगेन अ गाड़ी तो उसका एनर्जी इज पेट्रोल डीजल, हमारी बॉडी का एनर्जी कम्स फ्रॉम फूड, और वो फूड को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम में बहुत बड़ा पार्ट है हीमोग्लोबिन का. ठीक है, सो यू हैव टू चेक योर हीमोग्लोबिन लेवल्स. देन आपकी हार्ट हेल्थ सही है या नहीं है, उसके लिए आपको लिपिड प्रोफाइल, कोलेस्ट्रॉल लेवल्स वगैरह चेक करना है. एंड इफ़ यू आर डूइंग एन एडवांस पैनल वेयर यू आर डूइंग द हॉर्मोन्स वगैरह, स्पेशली फॉर फीमेल क्लाइंट्स आई ऑलवेज रिकमेंड कि एक हार्मोन प्रोफाइल करा लो, बिकॉज इन कंपेरिजन टू men is very हमारा प्रजाति is very privileged in comparison to women, तो हार्मोन प्रोफाइल कराना चाहिए. These are 4-5 parameters I recommend कि हमें कराना चाहिए. And lastly of course the just India being a diabetes capital of world, हमें हमारा डायबिटीज़ प्रोफाइल भी करा लेना चाहिए, which is HbA1c and fasting blood sugar and blood sugar average. हाँ, मेरे पास ना कुछ बायोमार्कर्स लिखे हैं. Sure. विटामिन डी एंड B12 का तो आपने बोल दिया, हार्मोन्स का बोल दिया. देयर आर फ्यू अदर थिंग्स, राइट? फर्स्ट, सबसे पहला मुझे ये बताओ, व्हाट इज CBC, कंप्लीट ब्लड काउंट? सिंपलिस्टिक भाषा में इसको समझाओ. यार, कंप्लीट ब्लड काउंट इज लिटरली एज द नेम सजेस्ट, इट्स अ कंप्लीट, इट्स अ बेसिक प्राइमरी टेस्ट ऑफ हाउ योर ब्लड प्रोफाइल इज लुकिंग लाइक. अभी हमारे ब्लड में क्या क्या होता है, एक तो 90% ऑफ योर ब्लड इज वाटर एंड देन देयर आर सर्टेन सेल्स, और तीनों प्रकार के जो सेल्स हैं उनका स्पेसिफिक काम है. सो आपने RBC सुना होगा, WBC सुना होगा, विच इज रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स. यू नो, कभी कभार मैं सोचता हूँ इनके हमारा जो मेडिकल टर्म्स है, दे मे साउंड वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बट इफ यू डिकोड देम दे आर वेरी सिंपल. ओके, RBC हम सुनते तो वो कुछ तो केमिकल होगा. RBC इज रेड ब्लड सेल, लाल कलर का सेल है तो उसको रेड बता दिया RBC, और वो वाइट कलर का दिखता है तो उसको WBC बता दिया. उनके भी तुम कॉम्प्लिकेटेड नाम देखने जाओगे मेडिकल, तो एरिथ्रोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स. तो साइट इज अ सेल, एरिथ्रो इज लैटिन और ग्रीक वर्ड फॉर रेड, और ल्यूको इज ग्रीक वर्ड फॉर वाइट. सो ब्लड हैज 3 cells like RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स. तीनों का काम है. RBC इज द मेन ब्लड सेल बिकॉज वो एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम आता है. RBC के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है, राइट? आई आस्क पीपल कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का क्या काम है, तो पीपल ऐसे थोड़ा लॉस्ट हो जाते हैं. व्हाट्स योर परसेप्शन, ऑक्सीजन का काम क्या है हमारी बॉडी? टू एंश्योर दैट द ब्लड इज रेगुलेटेड इन द बॉडी और ब्लड फ्लो इज गुड. नो, क्यों ऑक्सीजन अगर हमारे सप्लाई बंद हो जाता हम मर क्यों जाएंगे? हमारे ऑर्गन्स फंक्शन करना, काम करना बंद कर देंगे. क्यों काम करना बंद करेंगे? ओके, सबसे पहला, अगर हमारा ब्लड सप्लाई रुकता है तो लेट मी थिंक कि कहाँ कहाँ पे फोकस होता है उसका. सबसे पहला तो हार्ट. बट ऐसा तो ऑक्सीजन क्या कर रहा है जिसके एब्सेंस की वजह से हमारे ऑर्गन्स काम नहीं कर पा रहे? That's what I'm trying to understand. Yeah. Right. And हमें पता है शायद, but हम comprehend नहीं करते. Correct. And this is first learning, if someone wants to take away from this conversation, is कि I don't want you to just consume data on the internet, comprehend as well. आपने information तो ले ली, उसको आपने assimilate किया, implement किया कि नहीं किया? Correct. Why I'm picking on the oxygen part is because it sets the foundation of today's conversation and the blood report. Okay. थोड़ा सा हम पीछे जाते हैं. हमारे रिमोट के अंदर एक बैटरी डली होती है, राइट? 2 बैटरी के लिए एक और वर्ड यूज करते हैं हम इंडियन हाउस होल्ड्स में, सेल. राइट, कि सेल लेके आओ. हमारी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल्स. सेल्स को चलाने के लिए पावर लगेगा. दैट पावर इज कमिंग फ्रॉम द फूड दैट वी आर ईटिंग. करेक्ट. खाना कार्ब्स, प्रोटीन, फैट्स 3 मैक्रो से बनता है. वो तीनों माइक्रो में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड. मैंने खाना चबाया, यूसोफेगस के थ्रू स्टमक में गया और टूटा, स्मॉल इंटेस्टाइन में गया और टूटा, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज एंड फैट्स में. अभी वो ब्लड में आ चुका है, राइट? ब्लड में वो ट्रांसपोर्ट होगा कहाँ पे? हमारे सेल के अंदर. सेल के अंदर एनर्जी कहाँ पे बनती है? हमने एक चीज याद रखी है बचपन से, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ हाउस ऑफ आवर सेल. वहाँ पे पहुँच गया है, राइट? अभी हम नाक
में से सांस ले रहे हैं, वातावरण में 21% ऑक्सीजन है, हाँ. वो गया लंग में, गया लंग से वो ब्लड में गया, ब्लड में एक ऊबर खड़ा है ऑक्सीजन के लिए, एंड दैट ऊबर इज हीमोग्लोबिन, दैट कैरीज ऑक्सीजन टू योर सेल्स माइटोकॉन्ड्रिया में, जहाँ पे खाना और ऑक्सीजन कंबाइन होगा और वो बर्न होगा, दैट्स व्हाट वी से बर्निंग द कैलोरीज, एंड वहाँ पे क्रिएट हुआ एनर्जी. वाओ. राइट. अभी ऑक्सीजन का दिस इज द रोल, दिस इज व्हाई ऑक्सीजन इज कीपिंग अस अलाइव. अगर ऑक्सीजन नहीं था तो खाना बर्न ही नहीं होगा, खाना बर्न नहीं होगा, कैलोरीज नहीं है, कैलोरीज नहीं आएंगे, एनर्जी नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगा, सेल फंक्शन नहीं करेगा, सेल फंक्शन नहीं करेगा, टिश्यू नहीं करेगा, टिश्यू नहीं करेगा, ऑर्गन नहीं करेगा, हमारा बॉडी नहीं करेगा, एंड विल डाई. या क्रेजी. आई एम सॉरी मैं आपका पूरा वीडियो का फ्लो इंटरप्ट कर रहा हूँ, बट एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है आप सबके लिए. इस पूरे वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत खर्चा होता है, बहुत सारी टीम लगती है. तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कर दो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो, इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, एंड सिर्फ एक कमेंट करके हमारी पूरी टीम को आप मोटिवेट कर सकते हो ताकि हम और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आ सकें. आपको ये सब करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे, लेकिन हमारी पूरी टीम काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी और मोटिवेटेड फील करेगी. एंड हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम और एफर्ट्स डालें और अच्छा कंटेंट आप तक लेके आएँ. तो ये पूरा वीडियो एंड तक देख लेना, पूरी कंटिन्यू होने वाली है. और थैंक यू. Yours truly, Nitin Bajaj. I love you all. So when we are talking about hemoglobin, this is why it's very important. But यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि बचपन से हमें जो चीज़ें सिखाई है वो अधूरी अधूरी है. हीमोग्लोबिन की बात आती है तो एक ही केमिकल याद आता है हमें. एनीमिया होता है, हीमोग्लोबिन कम होता है, आयरन डेफिशिएंसी. आयरन. सूर्य का उदय, करेक्ट. सूर्योदय, राइट. हीमोग्लोबिन, 2 words, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो हीम एंड ग्लोबिन. हीम इज आयरन, globin is protein. So whenever we are trying to fix hemoglobin, we only focus on iron. No one talks about protein. Wow. Yeah. Yeah. तो अभी हम ब्लड रिपोर्ट्स, मैं भी ये सैंपल ले लेता हूँ आपके सामने. तो जब हम ब्लड रिपोर्ट रीडिंग की बात करते हैं तो इट्स वेरी इजी टू रीड, बिकॉज अब आपका रिपोर्ट में क्या है, हीमोग्लोबिन का नंबर वो और उसका बायोलॉजिकल रेंज क्या होना चाहिए वो साइड में दिखाई होता है कि भाई हीमोग्लोबिन का नॉर्मल लेवल 13 से 16 के बीच में होना चाहिए. आपका कितना है? 14. मतलब वो नॉर्मल रेंज के अंदर है. अगर कम है दैट मीन्स आपको हीमोग्लोबिन की कमी है. यू कुड बी सफरिंग फ्रॉम सम सॉर्ट ऑफ एनीमिया. इट कुड बी आयरन डेफिशिएंसी, इट कुड बी B12 डेफिशिएंसी वगैरह वगैरह. बट उसको फिक्स करना है तो आपको आयरन और प्रोटीन दोनों आपकी डाइट में ऐड करना पड़ेगा. और लोग ज्यादातर आयरन ही करते हैं, आयरन पे अटक के रह जाते हैं. हालांकि दैट्स वेरी इजी टू फिक्स यूजिंग घर का खाना. प्रोटीन इज ऑल्सो वेरी, बट तुम्हें वो कॉन्सेप्ट तो पता होना चाहिए फर्स्ट, राइट. अगर आप ये नहीं करोगे तो यू विल गेट मोर प्रोन टू, बार बार होगा. क्यों? इंडिया में आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया ज़्यादा होता है. व्हाई? बिकॉज अगेन मैं अभी जेंडर डिफरेंसेस की बात कर रहा था. विमेन फ्रॉम द मोमेंट दे स्टार्ट गेटिंग द पीरियड्स, मेनार्की, अप टिल मेनोपॉज, उसके बाद भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं. ब्लीडिंग इज हैपनिंग ऑलमोस्ट एवरी मंथ. PCOS इज सच अ कॉमन कंडीशन जिसकी वजह से कभी कभार इरेगुलर पीरियड्स में ज़्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, कभी कभार कम हो रहा है. इफ़ यू ब्लीड फॉर लॉन्गर देन विच इज़ अ नॉर्मल ड्यूरेशन, यू आर लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड. एंड हम सिर्फ आयरन पे फोकस करके रह जाते हैं, एंड देन यू गेट अगेन एंड अगेन. बट हीमोग्लोबिन इज वेरी इजी टू रीड. इट्स राइट देयर. इट्स वन ऑफ द मेजर कंपोनेंट्स ऑफ योर CBC. अभी हम CBC के पहले 0.1 पार्ट में है, राइट. कि हमने अभी RBC की बात की है. सो RBC में हीमोग्लोबिन आता है, RBC का टोटल काउंट आता है. बट व्हेन वी गो थोड़ा सा नीचे, विच इज योर WBC एंड प्लेटलेट्स, WBC इज रिलेटेड टू योर इम्यून सिस्टम. तो जब भी आपको इन्फेक्शन होता है, इन्फ्लेमेशन होता है, तो आपकी बॉडी WBC डिप्लॉय करती है. तो द सेकंड इज WBC, राइट. नाउ WBC की अगर मैं न्यूट्रिशन के साथ कनेक्शन की बात करूं तो वी आर टॉकिंग अबाउट बिल्डिंग इम्यूनिटी, कि हाउ वेल योर इम्यूनिटी इज फंक्शनिंग. कि कभी भी आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन इन्फेक्शन की वजह से बढ़ा है, इंजुरी की वजह से बढ़ा है, या ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से बढ़ा है, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो. तो हम throughout this conversation what we'll try to do is we'll try to connect how to integrate nutrition to that particular thing. Now, how can you use the nutrition as a tool? Yeah. So when we talk about immunity again, there are 2 angles, right? One, there are certain things which can hamper your immunity, and second is there are things which can enhance your immunity, right? But immunity की जब भी बात आती है तो unfortunately we only talk about vitamin C.
एंड कोविड के बाद थोड़ा जिंक को भी प्रायोरिटी Zinc मिलने को भी, लगा, magnesium को भी, हाँ, या मैग्नीशियम। people may think I'm obsessed with protein, which I am. Everybody should. Yeah, which we should be. But हमारा जो इम्यून सिस्टम है, एंटीबॉडीज जिसको हम बोलते हैं, दे आर प्रोटीन्स. इफ यू आर नॉट ईटिंग, अगर तुम्हारे पास अच्छा इंटैक्ट इम्यून सिस्टम ही नहीं है, तुम सी और जिंक और वगैरह की बात कर रहे थे, तो सपोर्टर्स, एक इंटैक्ट सिस्टम तो होना चाहिए ना. सो आई एम नॉट सेइंग कि ये नहीं, ये भी वाइटल, विटामिन सी, विटामिन डी, जिंक, मैग्नीशियम, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर इम्यून सपोर्ट. बट फॉर यू टू हैव एन इंटैक्ट इम्यून सिस्टम, यू नीड टू हैव एंटीबॉडीज प्रोडक्शन अच्छे से, and वहाँ पे you'll have to focus on protein intake as well, and you also have to minimize the things which are damaging your immunity. Smoking हो गया, alcohol हो गया, ultra processed food items हो गए, stress हो गया, unmanaged, irregular sleep cycle हो गया, सारी चीज़ें भी मैनेज करेंगे. इसी पे ना एक चीज़ बताता हूँ, इम्यूनिटी की आप बात कर रहे थे. So when I was overweight, right, and I was eating less protein, almost every alternate day I used to have headaches. ठीक है. The moment after lockdown happened, मैंने अपना सोचा, अब जोश आ गया मुझे, अब तो मैं एकदम पुरानी जो बचपन की टी शर्ट थी वो पहनूंगा, बढ़िया से फिट होके. ठीक है. तो सबका वही सपना होता है कि पुराने वाले कपड़े एकदम मक्खन की तरह स्लाइड हो जाए. वो सबसे बड़ा ड्रीम है सबका. वो होता है मेरे साथ अब, तो मैं तो पहन लेता हूँ. सो जिस दिन मैंने वेट लूज की जर्नी पे काम करना शुरू किया, राइट, आई लॉस्ट ऑलमोस्ट 18 kgs. आई यूज्ड टू प्रायोरिटाइज प्रोटीन एवरी डे. And obviously workout, walk, sprints, all of those things that will keep me active. My headaches have vanished. अब मुझे सिर्फ जब मैं अल्कोहल लेता था, अब तो मैंने वो भी बंद कर दिया है. Whenever obviously अगर hangover हुआ तो आपको होगा ही होगा. But if there is nothing like that, you know, there is no headache at all. Yeah. For almost 3-4 years I have been headache free only by fixing my nutrition. Yeah. Absolutely. That's crazy. मतलब जो आप inflammation की बात कर रहे थे, I think that's one of the reasons why, you know, headache happens. Yeah. तो अब मुझे ये बताओ कि if someone has low WBC count or low RBC count or overall hemoglobin, I'm assuming अगर WBC count कम होगा तो hemoglobin भी कम होगा, ऐसा है? नहीं. See, WBC is related to your immunity. अच्छा. तो अगर आपका WBC काउंट इज लो, इट कुड इंडिकेट कि आपका इम्यूनिटी इज कॉम्प्रोमाइज्ड. इट कुड मीन कि आप क्रॉनिक कोई ऑटो इम्यून कंडीशन से सफर कर रहे हो. अगर WBC काउंट ज्यादा है, और इट कुड बी ओनली लाइफस्टाइल रिलेटेड. हाँ, ऑटो इम्यून डिसीजेस आर लाइफस्टाइल कनेक्टेड, राइट. लोअर में. हायर अगर है आपका WBC, दैट मींस यू आर डीलिंग विद एन एक्टिव इन्फेक्शन. अच्छा. सो अगर लोअर है तो लाइफस्टाइल रिलेटेड है. हाँ. अगर हायर है तो समथिंग अदर इज हैपनिंग. एक्टिव इन्फेक्शन है, बिकॉज अगर आपके ब्लड में WBC दिख रहा है, मतलब आपकी बॉडी अभी इन्फेक्शन से जूझ रही है, इसलिए आपकी बॉडी ने WBC और डिप्लॉय किए हुए हैं. करेक्ट. सो लाइक अगर फीवर के टाइम पे आप ये ब्लड रिपोर्ट करते तो WBC हाई आने वाला है, एंड दैट इज वन ऑफ द मार्कर्स कि आपको कोई इंटरनल इन्फेक्शन. करेक्ट. बिकॉज फीवर इज द वे ऑफ बॉडी टू एक्ट ऑन द इन्फ्लेमेशन. एब्सोल्युटली. करेक्ट. हाउ इफ इट इज लो एंड आई एम अज्यूमिंग इट्स रिलेटेड टू लाइफस्टाइल, राइट? तो उसको कैसे फिक्स करें? व्हाट डू वी ईट to get our WBC count to a normal level? See, when we are talking about lifestyle management ना, तो जवाब हम एक ही बार में अभी बात कर लेंगे, बिकॉज लाइफस्टाइल में यही 4 चीजें हैं. लाइफस्टाइल, इफ इट वाज अ बिग अम्ब्रेला, देयर आर 4 थिंग्स व्हिच यू आर वर्किंग ऑन: स्लीप, मूवमेंट, फूड एंड मेंटल हेल्थ. तो देयर इज नो स्पेसिफिक थिंग्स कि आपको कल से ये करना है to get your WBC. Because everything is interconnected. Got it. And this is what I try to make everyone understand कि कोई एक पर्टिकुलर चीज पे आप निर्भर मत रहो when it comes to food. तो अभी हम प्लेटलेट्स की बात करेंगे, तो यू नो डेंगू में प्लेटलेट्स नीचे गिर जाते हैं, राइट, कम हो जाते हैं. करेक्ट. तो पीपल विल लाइक ओके पपाया एक्सट्रैक्ट खा लो. उसका माइनर है इम्पैक्ट, बट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर प्रोसेस दैट योर बॉडीज go through and which your body, all of our bodies aspire to have. It's called homeostasis. Homeostasis is कि आपकी बॉडी को है ना एक नॉर्मल रेंज में रहना पसंद है. योर बॉडी विल वांट टू कम बैक टू दैट डिफॉल्ट सेटिंग अपने आप से, अगर तुम उसको छेड़खानी करना बंद करो. लेट्स से हाउस पार्टी था आपके घर पे, सैटरडे संडे, बढ़िया मचा के
शराब बराब हुई है, पिज्ज़ा बॉक्सेस आए हैं, चिप्स विप्स हुए हैं, 50-60 लोग आए थे आपके घर पे, बीवाय ओबीता सब लोग ऐसे बॉटल वॉटल अपनी लेके आए। अभी संडे इवनिंग को मचा हुआ है घर, मंडे मॉर्निंग को सब लोग निकल गए, आप होस्ट थे, आपके घर की हालत लगी पड़ी है, लाइक एवरीवेयर देयर इज अ गार्बेज, बॉटल्स वॉटल वगैरह पड़ी हुई है। यू हैव हाउस हेल्प, 2 लोग आ जाते हैं साफ सफाई करने के लिए, राइट? यू आर केपेबल इनफ ऑफ क्लीनिंग द हाउस, हो रहा है क्लीन, राइट? बट जब क्लीनिंग हो रही है और 5-7 दोस्त आके और कचरा फैला रहे हैं, इट्स काउंटर प्रोडक्टिव, राइट? You want to keep your house clean, but if you keep on adding more garbage, there's a problem. So your body wants to keep everything clean and tidy, homeostasis. And homeostasis के लिए you have to keep on giving your bodies what it needs to keep that homeostasis right, which is right amount of carbs, proteins, fats, vitamins, minerals, fiber, prebiotic, probiotic and water, right amount of sleep. ये अगर तुम देते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी अच्छे से चलेगी, मस्त, फर्स्ट क्लास। अभी जितना तुम कचरा डालते जाओगे वो होम्योस्टेसिस उतना बिगड़ता जाएगा, और जैसे बिगड़ रहा है उस हिसाब से तुम्हें ये चीजें ट्वीक करनी पड़ेंगी, इफ यू अंडरस्टैंड, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर डूइंग हियर। इसीलिए ऐसा भी होता है क्या कि व्हेन पीपल से व्हेन यू ईट लेस फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, योर बॉडी अडॉप्ट्स टू इट, या एंड बीएमआर आल्सो गोज डाउन, या सो इज द सेम थिंग लाइक होम्योस्टेसिस? Homeostasis is again, it's creating new default setting. Yeah, so it's the same logic It's the same that applies logic. to that particular part, correct? Adaptation आ जाता है ना, and उसी को हम बोलते हैं कि don't eat too much into starvation for a longer period absolutely. of time. We get a lot of clients, especially the housewives in India. Sir, हम कुछ खाते ही नहीं हैं, सुबह उठते हैं, हम 1 कप चाय पीते हैं, फिर सीधा लंच होता है, और लंच में भी जो बचा कुचा होता है वी आर ईटिंग दैट, शाम को चाय के साथ 1 आध खाखरा खा लिया, एंड डिनर में भी सेम सीन, उसके बाद भी हमारा वजन कम नहीं हो रहा है। Their bodies have gone into starvation mode. We have to make them eat more to bring their metabolism up to begin with. And उनका दिमाग खराब हो जाता है कि सर ये कैसी बातें कर रहे हो आप, It's shocking. हाँ, कि वजन कम करना है, हमें और खिला रहे हो, and that's a very tough phase to go through. बिकॉज उनका वजन कम नहीं हो रहा है, हम उनको और खिला रहे हैं, बिकॉज इट्स अ पेशेंस का गेम, 2-3 महीना हमें वो चलाना पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑलरेडी स्टार्वेशन मोड में, उसका कम मैं डेफिसिट नहीं ला सकता उनकी लाइफ। So we have to build their muscle, bring their metabolism up, make them eat more, and then make them get them in a deficit. Okay. इसी पे क्वेश्चन है, when people eat less for a longer period of time, obviously body goes into starvation. But within that eating less time period, if you prioritize protein, will the same effect, negative effect of homeostasis and body going to starvation mode, BMR कम होना आपका, क्या वो प्रॉब्लम उसमें भी रहती है? If only change is that your protein is high. Protein is high in the sense what high? For example, मेरा एवरेज डेली कंजम्पशन होना चाहिए 2000 कैलोरीज, लेट्स से मैं 1500 कैलोरीज ईट कर रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं 500 डेफिसिट में हूँ। अब यहाँ पे 2 चीजें आती हैं, एक मैं 1500 कैलोरीज तो ईट कर रहा हूँ, बट आई एम ईटिंग एनीथिंग आई फील लाइक, ठीक है, आई एम नॉट वरीड अबाउट प्रोटीन, आई एम नॉट वरीड अबाउट कार्ब्स, आई एम नॉट वरीड अबाउट फैट्स, मेरा जो मन कर रहा है मैं खा रहा हूँ, बट 1500 खा रहा हूँ, ठीक है। अब उसका एक इफेक्ट होगा, एक इफेक्ट होगा स्टारवेशन वाला, जो मैं आपसे बात कर रहा था अभी, वर्सेस एक इंसान है जो 1500 कैलोरीज खा रहा है सेम, बट उसमें वो इंश्योर कर रहा है कि मैं मिनिमम 100 ग्राम प्रोटीन दिन का खाऊंगा, प्रोटीन, राइट? दोनों डिफरेंस है, एब्सोल्युटली, ठीक है। अब दोनों केस में बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी? ओके, यहाँ पे हमें फूड का फंक्शन समझना बहुत जरूरी है। दैट्स वेयर मेरा थोड़ा काउंटर आर्ग्यूमेंट होता है, पीपल हु जस्ट प्रमोट कैलोरी डेफिसिट। मैं बोलता हूँ कैलोरी डेफिसिट के साथ बैलेंस डाइट प्रमोट करो, करेक्ट, बिकॉज तुम पिज्जा खा के भी वजन तो कम कर लोगे, बट वजन कम करना इज नॉट योर अल्टीमेट निर्वाणा। योर अल्टीमेट गोल इज कि तुम्हारा बॉडी हेल्दी भी रहे, राइट? तो जब तुम डेफिसिट में जा रहे हो तो तुम्हें यू हैव टू प्रायोरिटाइज एसेंशियल्स, व्हिच इज योर प्रोटीन्स, फैट्स एंड कार्ब्स, फाइबर, प्रीबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स, वाटर, इन सारी चीज़ों का रोल है तुम्हारी बॉडी में। सो पर्सन ए हु इज जस्ट इन अ डेफिसिट, वजन तो कम होगा, एनर्जी लेवल्स कॉम्प्रोमाइज होंगे, हेयर फॉल होगा, स्किन कॉम्प्रोमाइज होगा, मसल स्ट्रेंथ नहीं होगा, डिमका फलाना, दीज आर ऑल द काउंटर पार्ट्स, लाइक दीज आर द साइड इफेक्ट्स यू आर गेटिंग। बट इफ समवन इज इन अ डेफिसिट, कीपिंग द एसेंशियल्स हाई, व्हिच इज योर प्रोटीन्स एंड फैट्स, योर मसल विल बी रिटेन, योर स्ट्रेंथ विल बी गुड, योर हेयर, स्किन वगैरह, तुम बीमार नहीं लगोगे। You will see a lot of people जिन्होंने वजन कम किया ना, वो ये विजिबली सिक दिखते हैं, है ना? If you are doing the weight loss, keeping your essentials high, you won't look sick. And they gain back also again very easily compared to someone
who is eating 1500 but prioritizing all those things. Yeah. ठीक है, अगला मुझे आपसे पूछना है, the other one is important part is cholesterol, Yes. which majority of Indians, not just Indians of course, बाहर के लोग भी, but हम इंडिया की बात कर रहे हैं, तो उनको ये प्रॉब्लम रहती है हाई कोलेस्ट्रॉल की. ठीक है, अब तो यंग लोगों में भी बहुत ज़्यादा होने लगी है, एंड वी हैव सीन सो मेनी हार्ट अटैक्स हैपनिंग. ठीक है, अभी थोड़े दिन पहले शेफाली, जो कांटा लगा गर्ल, बहुत पॉपुलर है ऑफ कोर्स. सो ऐसे एकदम से अचानक से जो हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, वन ऑफ द मेन रीजन आई एम अज्यूमिंग इज कोलेस्ट्रॉल हाई, राइट? आई एम अज्यूमिंग, यू हैव टू करेक्ट मी. ठीक है, एंड टेल मी व्हाई आर पीपल, सब लोगों को कोलेस्ट्रॉल हाई की प्रॉब्लम क्यों हो रही है और अचानक से इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही है? श्योर, लेट्स टॉक अबाउट कोलेस्ट्रॉल फर्स्ट ऑफ ऑल. हमें कोलेस्ट्रॉल को का जो यू नो, एंड दिस इज एन एक्सरसाइज फॉर एवरीवन हु इज वाचिंग अस एज वेल. 5 सेकंड के लिए आंखें बंद करके सोचो कोलेस्ट्रॉल के बारे में. इमेज क्या आता है आपके दिमाग में? इज इट लाइक अ विलन का इमेज और अ हीरो का इमेज? इफ यू आस्क मी, इट्स विलन. या, आई वांट टू चेंज दैट बिगिन विद, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज नॉट अ विलन. Cholesterol is actually a hero. Cholesterol is a very vital compound that your body needs. And जो हम अभी homeostasis की बात कर रहे थे ना, I'll give you a very good example of that. Cholesterol is such a vital thing in our body. मैं आपको कुछ उसके roles बता देता हूँ सबसे पहले. Cholesterol helps you produce bile. Bile is a chemical which helps you digest fat. अगर आपकी बॉडी में बाइल नहीं होगा, आप फैट को डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे सही से. 2, कोलेस्ट्रॉल हेल्प्स यू प्रोड्यूस विटामिन डी. विटामिन डी की जब भी बात आती है, हम ऐसे मुंडी ऊपर जाता है, हम सनलाइट को देखते हैं, राइट? धूप बन जाते हैं एकदम जादू वाले. जादू बन जाते हैं, राइट? बट डू यू थिंक सनरेज के अंदर विटामिन डी है क्या? अगर सनरेज में होता तो इंडिया में तो दूध की कमी नहीं है. करेक्ट. वाई पीपल 70% से ज़्यादा लोग इनसफिशिएंट क्यों है विटामिन डी, राइट? क्योंकि यूवी रेस के अंदर, यूवी रेस हमारे स्किन पे पड़ता है, स्किन के नीचे एक कोलेस्ट्रॉल का लेयर है, वो विटामिन डी प्रोड्यूस करता है. So cholesterol is required for you to produce vitamin D. Third, cholesterol helps you produce estrogen, progesterone and testosterone hormones. Oh wow. So these are very important functions of cholesterol. Dietary cholesterol जो अंडे में से आता है या फैट्स में से आता है, it has no impact on your blood cholesterol. Why? Because your liver maintains that homeostasis. आपका डाइट में कोलेस्ट्रॉल ऊपर गया तो ये लिवर प्रोड्यूस करना बंद कर देगा, कम कर देगा. अच्छा. और आपका डाइट में कोलेस्ट्रॉल कम आ रहा है तो वो खुद प्रोड्यूस करेगा, बिकॉज कोलेस्ट्रॉल इज दैट वाइटल. द प्रॉब्लम इज कि देयर आर सर्टेन हैबिट्स ऑफ आवर्स which make this whole process go haywire, and that's where your cholesterol goes high. And those habits are, again, we know those habits: lifestyle, smoking, alcohol, ultra processed food, high saturated food consumption, fried food consumption, sugar consumption, obesity. These are the factors which are making this process go haywire. And we can fix this. तो हमें वो डरने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अंडा ज़्यादा खाऊंगा तो मेरा कोलेस्ट्रॉल. नो. अगर तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें दिन में फैट्स कितना चाहिए, तुम वो फैट कौन से सोर्स से ले रहे हो, और उसको तुम ट्रांस फैट के फॉर्म में तो नहीं ले रहे हो. बिकॉज अगर हम फैट की बात करो, देयर इज़ नो गुड और बैड फैट. सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड दोनों तुम्हारे लिए अच्छे हैं अगर तुम सही मात्रा में उसको खा रहे हो. सैचुरेटेड फैट या अनसैचुरेटेड फैट दोनों को ज़रूरत से ज़्यादा खाओगे, उसमें चीज़ें तल के खाओगे, दोनों नुकसान करेंगे. सो वी हैव टू सिंप्लीफाई दैट एंड मेक पीपल अंडरस्टैंड. तो कोलेस्ट्रॉल इज़ नॉट बैड. इफ़ यू वांट टू रीड द रिपोर्ट, कोलेस्ट्रॉल ये जो है, टोटल कोलेस्ट्रॉल इज अगेन योर ओवरऑल कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट इन द ब्लड. ट्राइग्लिसराइड इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ फैट. तो हमारी बॉडी में एक्स्ट्रा जो भी कैलोरीज होती है, दे गेट स्टोर्ड एज फैट. दैट्स आवर स्टोरेज फॉर्म ऑफ कैलोरीज. और वो जो फॉर्म में स्टोर होता है ना, उसको हम बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड. अच्छा. सो इसमें 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल का मॉलिक्यूल जुड़ के ट्राइग्लिसराइड बनाता है. तो इफ यू आर समवन हु स्मोक्स अ लॉट, ड्रिंक्स अ लॉट ऑफ अल्कोहल, ओबीस, कंज्यूम्स अ लॉट ऑफ शुगर, अ लॉट ऑफ फैट, जरूरत से ज्यादा, उनका ट्राइग्लिसराइड लेवल ऊपर जाता है. इट्स अ स्टोरेज फॉर्म. बट मुझे एक बात बताओ, अगर किसी का कोलेस्ट्रॉल कम है, आई एम अज्यूमिंग इन दैट केस देयर विटामिन डी विल आल्सो बी डेफिशिएंट. यस. करेक्ट. यस. क्योंकि इट ऑल्सो डिपेंड्स कि वो और कोई जगह से विटामिन डी ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं. अगर सप्लीमेंट नहीं ले रहे तो सप्लीमेंट है, या अंडा है, मशरूम्स हैं, फिश है.
सो वो डाइटरी सोर्सेज में से भी आता है विटामिन डी, बट उतना नहीं आता। तो अगर हम सनलाइट में जा भी रहे हैं और हमारा कोलेस्ट्रॉल इज लो, लो, तो विटामिन डिफिशियंसी विल मोस्ट लाइकली बी देयर बिकॉज यू हैव नॉट प्रोसेस्ड दैट। वहाँ पे सिर्फ विटामिन डी नहीं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन का भी आएगा। दैट्स वेयर विटामिन डी एंड टेस्टोस्टेरोन आर वेरी क्लोजली कनेक्टेड। इंटरेस्टिंग। अगर हम रेंज देखें ट्राइग्लिसराइड की, राइट, व्हाट इज अ हेल्दी रेंज? अ नॉर्मल रेंज इज लेस देन 150, Less than 150. ठीक है। बॉर्डरलाइन इज 150 to 199। You aim for less than 150 only because TGs are associated with heart condition, other diabetes as well. So और ये TGs also visceral fat भी इंटेक करता है। तो हमारा फैट डिस्ट्रीब्यूशन दो जगह पे होता है, एक सबक्यूटेनियस चमड़ी के नीचे, दूसरा ऑर्गन्स के आसपास। तो TGs दे इंडिकेट दैट एज वेल कि आपका विसरल फैट ज़्यादा। विसरल फैट इज अगेन connected to metabolic conditions and heart condition. So most obese people will have this high. Yes. Interesting. Is there anyone जो obese है और उसका ये high नहीं है? ऐसा भी कभी हुआ है? Yeah. Subcutaneous fat all over. क्या होता है? चमड़ी के नीचे जो फैट है। अच्छा। हाँ। But you can't measure that in the blood report, right? वो स्किन फोल्ड कैलिपर करके एक छोटा सा गैजेट आता है 130-140 रुपए का। You can use that to find subcutaneous fat कितना है। So someone who can be healthy but obese, Yeah. without not healthy, like have low triglycerides. They can have This normal one part is TG, and that's where that brings me to a very important point. ये जो part है, this is only one part of 3 or 4 fold analysis of your health. Blood report is only one part. इसके बाद आपका स्कैनिंग भी आता है, USG, CT स्कैन वगैरह, that's another aspect. And third is clinical and lifestyle analysis. बहुत बार ऐसा होता है कि यहाँ पे मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, बट मुझे लाइफस्टाइल एनालिसिस में पता चल रहा है कि आपकी डाइट में आप सही से फैट नहीं खा रहे हो, तो अब भी शायद नहीं दिख रहा है, बट दिख सकता है अगर आप यही लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखोगे तो। ये लाइफस्टाइल एनालिसिस से आया। सिम्टम से भी पता चलेगा। जस्ट बिकॉज यहाँ पे कोई पैरामीटर ऊपर नीचे गया है तो आई वोंट मेक यू से कि यार आपका तो लिवर फेल होने वाला है, नहीं। आई विल हैव टू एनालाइज इट थ्रू द सोनोग्राफी एज वेल एज द सिम्टम्स टू। मेक सेंस। सो ये 3 फोल्ड होता है। अगला है फास्टिंग ब्लड शुगर, Yeah. राइट? फास्टिंग ब्लड शुगर, हाँ, व्हाट इज इट एंड हाउ डज इट इम्पैक्ट अस? ओके, फास्टिंग ब्लड शुगर से पहले हमें थोड़ा समझना पड़ेगा कि why it is very important for us to understand. Fasting blood sugar का connection is how your body is managing your sugar and whether you are prone to getting diabetes or not. Okay, तो जब हम डायबिटीज़ की बात करते हैं तो जिसको हम कॉमनली शुगर की बीमारी बोलते हैं, राइट? इट्स वेरी वेरी कॉमन इन आवर कंट्री, एंड व्हेनेवर वी टॉक अबाउट डायबिटीज़ हम सिर्फ मीठा खाना बंद करना है उसके बारे में बात करते हैं, राइट? तो डायबिटीज़ इन अ सिंपल टर्म, इट्स योर बॉडीज इनकेपेबिलिटी ऑफ प्रोसेसिंग शुगर। अगर तुम उसको यूटिलाइज या प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो तो वो ब्लड में रह रहा है, उसका लेवल हाई जा रहा है, और अगर 3 महीने तक हाई गया और उसका स्नैपशॉट आपने लिया विच इज़ योर HbA1c. HbA1c इज ग्लाइकोसाइडेड हीमोग्लोबिन। तो जब भी हम कार्ब्स खाते हो वो शुगर में कन्वर्ट होता है, शुगर में ब्लड में जाएगा, ब्लड में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन पे जो इम्प्रिंट छोड़ रहा है उसका 3 महीने का स्नैपशॉट इज HbA1c. तो अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज़रूरत से ज़्यादा रहा कॉन्स्टेंटली फॉर 3 months और वो रिपोर्ट में दिखा HbA1c में, उसके मार्कर्स हैं, तो अगर 6.4 से ऊपर गया तो यू आर डायग्नोज एज डायबिटीज़ और आपको फिर उसको कम कराना पड़ता है. बट HbA1c इज वन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ यू गेटिंग डायग्नोज विद डायबिटीज. अदर पैरामीटर्स आर फास्टिंग ब्लड शुगर एंड फास्टिंग इंसुलिन. फास्टिंग ब्लड शुगर इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आपने 8 घंटे तक कुछ खाया नहीं, ओवरनाइट फास्ट के बाद आपने ये रिपोर्ट कराया और तभी भी आपकी बॉडी में शुगर लेवल ऊपर दिखा रहा है. दैट मीन्स योर बॉडी इज़ नॉट प्रोसेसिंग शुगर सही से. बिकॉज 8 घंटे पहले अगर आपने कुछ खाया था तो आपकी बॉडी आपने खाना खाया, जो ब्लड में शुगर है वो तो कंज्यूम हो जाना चाहिए, या कंज्यूम हो जाएगा या तो स्टोरेज में चला जाएगा. एंड दैट्स वेयर योर इंसुलिन कम्स इन. राइट. ठीक है. तो डायबिटीज़ में हो क्या रहा है, आपका पैंक्रियाज या तो इंसुलिन बना नहीं रहा है या तो आपके सेल्स इंसुलिन को रिसेप्ट नहीं कर पाए, रिसीव नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ रिसेप्टर इशू, राइट. बट इंसुलिन सही से काम नहीं कर रहा है तो ब्लड शुगर लेवल ऊपर ही रहेगा इवन इन योर फास्टिंग से. अगेन इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ यू गेटिंग प्रोन टू. बट ये कंबाइन होगा,
जस्ट बिकॉज आपका फास्टिंग ब्लड शुगर ज़्यादा है, मैं उस पर डिसाइड नहीं कर सकता कि आपको डायबिटीज़ है नहीं, मुझे HbA1c देखना पड़ेगा, उसका स्नैपशॉट देखना पड़ेगा बिकॉज वो फास्टिंग ब्लड शुगर मुझे आज का बता रहा है कि कल रात को लेट्स से आपने होल व्हीट या स्लो रिलीजिंग जो कॉम्प्लेक्स कार्ब वाला कुछ बड़ा सा मील खाया है, जिसको प्रोसेस होने में 10 घंटे लगने वाले हैं। ऐसा भी होता है? हाँ, 10 घंटे भी लगते हैं? अगर आपने बहुत लाइक फाइबर रिच बट जरूरत से ज्यादा, लाइक बहुत सारे लोगों को लगता है ना मिलेट्स या रागी वगैरह मेरे लिए बहुत हेल्दी है, मैं कितना भी खा सकता हूँ, आप उनका पोर्शन था 50 का बट आपने खा लिया 200-250 ग्राम, जरूरत से ज्यादा खा लिया। यहाँ तो फास्टिंग विंडो नहीं था कि 8 घंटे का आइडियल विंडो होना चाहिए, बट आपने सुबह 4 बजे कुछ चाय वाय पी थी एंड यू डिडंट टेल, चाय के साथ एक रस्क ले लिया था, तो वो एरर में भी फास्टिंग ब्लड शुगर ऊपर आया, तो आई कैन नॉट डायग्नोज कि आपको डायबिटीज है, पर फास्टिंग ब्लड शुगर हाई है, फास्टिंग इंसुलिन हाई है, साथ में HbA1c भी आउट ऑफ रेंज है, दैट्स वेयर विल बी लाइक हाँ। तो इस केस में जैसे इसका 141 दिख रहा है, हाँ, द रेंज इज 74 to 106, दैट मींस देयर इज समथिंग दैट वी हैव टू लुक एट। और अगर हम इसी का स्नैपशॉट, तो आई एम बिलीविंग है नहीं इसमें, है HbA1c है। अच्छा 7.10, yeah, it's clearly diabetes range. Yeah, it supports. But यहाँ पे मेडिसिन में सिखाया जाता है कि अगर तुम्हारा ये वाला रिपोर्ट आया है तो आपको इमीडिएटली मेडिसिन पे जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज न्यूट्रिशनल थेरेपी, इवन इफ यू आर इन अ डायबिटिक रेंज। अगर तुम ऐसी कंडीशन है जहाँ पे आपका HbA1c इज गोइंग ऑफ द रूफ, आप एक्सट्रीमली ओबीज हो, तो शायद शुरुआत में वो कंट्रोल लाने के लिए करना पड़ सकता है, बट ये दिस पर्टिकुलर रेंज इज नॉट कॉलिंग फॉर मेडिसिन। हमें मेडिसिन में सिखाया जाता है, लाइक मैं तो चलो अगर पीपल आर नॉट गिविंग होम्योपैथ्स इतना सीरियसनेस, आई हैव अ टीममेट हु इज स्टडीइंग टू बी एन MBBS डॉक्टर, तो उससे मेरी इस पे बात होती रहती है कि आपके एलोपैथिक में या मॉडर्न साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, मुझे थोड़ा बता, तो आई ट्राई कीप लर्निंग थिंग्स फ्रॉम, तो वो भैया फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इज न्यूट्रिशनल थेरेपी, एंड देन अगर वो क्लाइंट नहीं हम नहीं कर पाएंगे, दैट्स वेयर द मेटफॉर्मिन या वगैरह का। But isn't it easy to fix nutrition than rely on medicine? Trust me, for Indians, no. Really? क्यों? हमारे लिए बहुत ज़्यादा हैसल है। मेडिसिन इज लाइक बस लिया और खाया, हाँ, खत्म। I'll tell you my dad's example ना। My dad got diagnosed with diabetes in 2020. मैंने उनको न्यूट्रिशन चेंज करने को वगैरह को बोला, 6 महीने के बाद बोलते हैं कि यार 70 का हो चुका हूँ, मेरा लास्ट लेग चल रहा है लाइफ में, क्यों मेरे से ये चेंजेस करा रहा है, मैं गोली खा के मजे से मेरे को जो खाना है मैं खा रहा हूँ ना, लेट मी एंजॉय दैट, एंड आई कांट आर्ग्यू विद हिम, बिकॉज इवेंचुअली यू लुक एट द लार्जर पिक्चर ना, कि तुम पूरा दिन एंजॉय कर रहे हो कि नहीं कर रहे। तो मैंने बोला चलो मांडवली करते, बीच में कहीं रुकते हैं, तो दैट्स वेयर वी गॉट द कॉन्वर्सेशन। बट या आई गेट दिस आर्ग्यूमेंट्स अ लॉट, बट when younger people give me this argument, I like, then you are making a choice, because you are 25-30 year old। यार पहले यार I used to see diabetes के cases after 40, अभी 20-22-25 साल के बच्चों को भी डायबिटीज हो रहा है। सेम विद हार्ट अटैक्स। हाँ, तो यू हैव टू सी कि लॉन्गर टर्म में तुम्हें क्या करना है। मेडिसिन तुम्हारा अभी के लिए खाली लेवल कंट्रोल में रखेगा, बट मेटाबॉलिक डिजीज तो बढ़ता जा रहा है ना तुम्हारी बॉडी में, सो इवेंचुअली यू आर लुकिंग इनटू डिटेरियोरेटिंग योर हेल्थ। सो अगर मैं मेडिसिन पे स्विच करता हूँ इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द न्यूट्रिशन पार्ट, व्हाट्स गोना हैपन टू माय बॉडी इफ आई रिलाई ऑन मेडिसिन्स? मेडिसिन क्या कर रहा है, वो आपने कार्ब्स खाया, वो शुगर को कंट्रोल कर रहा है, दैट्स इट। बट आपका जो पैंक्रियाटाइटिस या जिसकी वजह से आपको डायबिटीज हुआ है, वो तो कंडीशन बढ़ रहा है ना, वो क्योर थोड़ी हो रहा है। बट विद न्यूट्रिशन वी कैन क्योर दैट, वी कैन हील दैट। सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन क्योर एंड मैनेजमेंट। डायबिटीज या कोई भी लाइफस्टाइल कंडीशन होता क्यों है हमें? बिकॉज ऑफ सर्टेन हैबिट्स ऑफ अस, राइट? आपने वो हैबिट्स चेंज करी, डायबिटीज मैनेज हो गया।
अब जब तक तुमने वो चेंज हैबिट्स को सस्टेन किया, डायबिटीज नहीं आने वाला वापस. सो लाइफस्टाइल कंडीशन का ये सीन है कि यू हैव टू चेंज द लाइफस्टाइल परमानेंटली इफ यू वांट टू कंसिडर इट एज अ क्योर. बट व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर मैनेजिंग इन यूजिंग लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल कंडीशन आर नॉट लाइक इन्फेक्शन, राइट, कि लगा हो गया, दवाई ली, एंटीबायोटिक लिया, खत्म हो गया. ऐसा नहीं है ना. इट्स हैपनिंग बिकॉज ऑफ लाइफस्टाइल. तो यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल फॉर यू टू परमानेंटली मैनेज इट. It's not a cure. Yeah, it's but not it a can cure. fix the existing problem. Problem, yeah. And manage it. Manage it. And prevent it from growing further. Next one is thyroid. Yes. I've heard this, and especially the hormones related to Yes. thyroid. बहुत लोग वेट गेन भी करते हैं, एंड खासकर मैंने विमेन में बहुत ज़्यादा देखा है होते हुए, राइट? तो क्या होता है, क्यों होता है थायराइड का प्रॉब्लम, एंड व्हाट एग्जैक्टली कैन पीपल डू टू फिक्स इट? Sure. See, thyroid is a gland, right? But हम thyroid particular की बात करें उससे पहले हम gland और hormones को थोड़ा समझ लेते हैं. See, gland is a place where our body releases hormones, and hormone is one of the ways that your brain communicates with your body. तो अगर हमारा body was a country, तो brain is the president or the prime minister. Rules, right? सारी चीज़ें, and it communicates using two ways. One is the electricity. तो हम सब लोगों को यहाँ पे कभी ना कभी करंट लगा हो, राइट? तो हमारे ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड में से इलेक्ट्रिक नर्व्स निकलते हैं विच सेंड द सिग्नल्स टू आवर बॉडी. तो अभी मैं बोल रहा हूँ, मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूँ, इट्स थ्रू द सिग्नल्स. द सेकंड इज द केमिकल सिग्नलिंग, केमिकल मैसेंजर्स. दैट्स व्हाट हार्मोन्स आर. हार्मोन्स आर नथिंग बट केमिकल मैसेंजर्स. तो आपके ब्रेन में से कुछ हार्मोन निकलेगा, फिर कहीं और जाएगा, फिर उसको मैसेज देगा कि भाई ये कर, फिर वो किसी और को बोलेगा. तो इट्स लाइक अ हायरार्की. देयर इज अ CEO, मैनेजर्स, देन द वर्कर्स, राइट? तो when we talk about thyroid में CEO is your pituitary gland. ब्रेन के अंदर एक छोटी सी जगह है. ग्लैंड इस जगह जहाँ से हार्मोन निकलता है, राइट? तो वहाँ से एक हार्मोन निकलता है जिसका नाम है TSH. TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन. क्या करेगा? थायराइड को जाके स्टिमुलेट करेगा. सो थायराइड इज अ ग्लैंड हियर जहाँ से कुछ और हार्मोन्स निकलते हैं विच वी कॉल थायराइड हार्मोन्स, T3 एंड T4. तो CEO, मैनेजर एंड देन वर्कर. तो T3 एंड T4 आर द वर्कर्स जिनका कुछ काम है. क्या काम है? हमारी बॉडी के एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मैनेज कर. तो शुरुआत में हमने जो बात की थी कि खाना खाया, ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ, एनर्जी रिलीज हुआ, वो सही से नहीं होगा अगर आपके T3 T4 सही नहीं है. या तो अभी द होल प्रोसेस इज पिट्यूटरी ग्लैंड TSH रिलीज करेगी, थायराइड को बोलेगी कि T3 T4 रिलीज कर. T3 T4 रिलीज होगा, उनका काम क्या है? एनर्जी मेटाबॉलिज्म को मैनेज करना. अगर ये सब सही चल रहा है, आपने जो भी खाना खाया उसमें से सही से एनर्जी रिलीज होगी, आप अच्छे से काम कर पाओ, राइट? अभी कोई रीजन की वजह से या तो ब्रेन TSH रिलीज नहीं कर पा रहा, या तो थायराइड T3 T4 रिलीज नहीं कर पा रहा, तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया. T3 T4 को सही से काम करने के लिए उनका एक लेवल में होना जरूरी है, होम्योस्टेसिस. यहाँ से ऊपर गया तो भी दिक्कत, नीचे गया तो भी दिक्कत. अब तुम थायराइड के फंक्शन को समझ जाओगे तो ऊपर नीचे के सिम्टम्स को समझ जाओगे. हाइपोथायरॉयडिज्म इज जरूरत से कम रिलीज हो रहा है T3 T4. हाइपर इज जरूरत से ज्यादा रिलीज हो रहा है. कम रिलीज होगा तो एनर्जी सही से नहीं बनेगी, एनर्जी नहीं बनेगी तो यू विल फील फटीग थ्रू आउट द डे. होल सिस्टम विल स्लो डाउन, मेटाबॉलिज्म विल स्लो डाउन, यू स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट, मेंटल फटीग आएगा, स्किन ड्राई होगी, गला सूख जाएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा, सारे बॉडी फंक्शन स्लो डाउन हो रहा है. एग्जैक्टली ऑपोजिट हैपेंस इन हाइपो. यू आर ऑलवेज हाइपर एक्टिव, तुम्हारा एपेटाइट बढ़ा हुआ है, तुम्हारा वजन नहीं बढ़ रहा है, तुम्हारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, तुम इरिटेटेड हो थ्रू आउट द डे, तुम्हें गुस्सा आ रहा है. दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपर. इफ यू अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ T3 एंड T4. अभी रिपोर्ट देखोगे तो यहाँ पे 3 मार्कर्स है, T3 T4 एंड TSH. जैसे आपने बोला कि we can, if someone is in a state of hyperthyroid, right? तो उसका बढ़ा हुआ है तो उसका मेटाबॉलिज्म बहुत हाई है, उसको बहुत एनर्जेटिक फील होगा, वो हमेशा एकदम ऐसे रहेगा, एक्टिव मोड में है. कैन यू स्टिमुलेट एंड पुट समवन इनटू हाइपर मोड हु आर अर्लियर मे बी ओवरवेट और obese? क्या आप स्टिमुलेशन से उसको हाइपर में ले जा सकते हैं इन ऑर्डर टू In theory, yes. Huh? In theory, In yes. theory, yes. Yeah. This is what happens. Is this practical? No, it's not. This is what happens now. कि अगर तुम हाइपो में हो तो आपको थायरोक्सिन दिया जाता है. हाँ. थायरोक्सिन दे रहे हो तो आप आर्टिफिशियली बैलेंस, बट वो तो बैलेंस कर रहे हो ना, आप उसको एक नॉर्मल स्टेट में ला रहे हो. तो हाइपरथायरॉयडिज्म का जब हम कॉजेज देखने जाते हैं तो कॉजेज पढ़ोगे तो वन ऑफ द कॉजेज दैट एज वेल कि तुमने जरूरत से ज्यादा एक्सटर्नल हार्मोन ले लिया. हाँ.
दैट्स वन ऑफ द कॉजेस, तो वो पुट तो कर सकते हैं. आई हैव नेवर थॉट अबाउट इट इन अ थेरेप्यूटिक वे दो, कि हम किसी को वजन कम कराने के लिए वो यूज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते. आई विल रीड इनटू इट, बट इट्स अ गुड क्वेश्चन. मैं कभी सोचा नहीं इस तरीके से उसको. हाँ, मतलब अगर कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल व्हाई आई थॉट अबाउट दिस, सो मेनी ऑफ दीज पिल्स कमिंग इन, राइट, Ozempic and all that, essentially they do a different role, Yeah. different kind of चीज़ों को वो कंट्रोल करते हैं, मैनेज करते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं. बट when you talked about hyper, right, hyper में obviously the metabolism is very high. Most people don't reach their TDEE, जिसको हम बोलते हैं कि हमारा टोटल डेली एक्सपेंडिचर, राइट, बिकॉज या तो वो बहुत इनएक्टिव होते हैं थ्रू आउट द डे, या उनका प्रोटीन नहीं होता, या उनकी मसल नहीं होती बॉडी में, तो वो अच्छा TDE अचीव नहीं करते, और उनका ऑब्वियसली कैलोरी जो बड़ा ही रहता है, मतलब वो वेट गेन करते रहते हैं. अगर हम मेटाबॉलिज्म को स्टिमुलेट कर दे, तो मेटाबॉलिज्म स्टिमुलेट करके तो हमारा ऑटोमेटिकली TDE बढ़ जाएगा. बट देन आई थिंक देयर आर कपल ऑफ फैक्टर्स हियर. वन, हमारा अल्टीमेट लाइफ पर्पस और द हेल्थ का गोल इज नॉट टू पुट ऑन और लूज वेट. मेटाबॉलिज्म का मेजरली लोग वही फैक्टर देखते हैं. 2, हमें अगर हाइपो और हाइपर हो रहा है, इट्स हैपनिंग मेनली बिकॉज ऑफ सम अंडरलाइंग कंडीशन, मोस्टली ऑटो इम्यून. सो थायराइड के जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं मोस्टली दे आर ऑटो इम्यून. छोटा सा फैक्टर है आयोडीन डेफिशिएंसी. ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें मेंशन करनी है. वन, a lot of people aspire or seek treatments जहाँ पे उनको थायराइड की मेडिसिन हमेशा बंद करनी पड़े. यार अनफॉर्चुनेटली वो अभी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द थायराइड प्रॉब्लम्स आर ऑटो इम्यून. और आपको शायद छोटा 5 mg का डोज पर वो शायद लेना पड़ सकता है थ्रू आउट द लाइफ, बट यू कैन हैव अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ बाय चेंजिंग योर लाइफ स्टाइल. आप वो कंडीशन को फर्दर ग्रो होने से अटका सकते हो. 2, a lot of people अभी नेचुरल और इन सारी नेचुरोपैथ वगैरह के चक्करों में लोगों ने वाइट सॉल्ट खाना बंद कर दिया. इफ यू स्टॉप कंज्यूमिंग सेंधा नमक खाएंगे, you are doing a big नुकसान to your hormones if I can talk to them directly. कि आयोडीन लाइक वो फोर्टिफाइड होता है, आयोडीन युक्त, यू नो. अगर तुम आयोडीन सही से नहीं ले रहे हो, आयोडीन डेफिशिएंसी कैन लीड यू टू कंडीशंस लाइक गोइटर और थायराइड का प्रॉब्लम. सो पिंक सॉल्ट अभी मार्केट में white salt या iodine infused आने लगा है. So if you are obsessed with the color of the salt, please buy something which is iodine युक्त. But does that make a difference, the color of the salt? No. It's the same thing, right? See, नहीं, pink Himalayan salt is extracted from the stones of Himalaya. वो अलग बात है. तो उसका that's why the impact of that in the body. नमक तो नमक ही है. नमक ही है. People see, there is this thing called natural fallacy that majority of Indians are suffering from, and we are very selective. What is it? Natural fallacy is कि सारी natural चीज़ें अच्छी होंगी और सारी पैकेज चीज़ें बुरी होंगी. And मैं अभी advocate बन के I am talking very proactively about this, because we are very selective about that, and it just boils down to our freaking laziness. We don't want to. हमें जब कोई चीज़ नहीं करनी होती ना, तो हम ये बकर लेके आ जाते हैं कि नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. बड़ी ये हमें जो देख रहे हैं वो आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड फोन पे देख रहे हैं सब बैठ के. हमें हमारे घर से काम पे जाना होता है तो हम घोड़ा गाड़ी नहीं यूज़ करते, हम गाड़ी लेके जाते हैं. हमें कहीं पे दर्द होता है तो हम कोई नेचुरल रेमेडी ढूंढने नहीं, हम सीधा पेन किलर खाते हैं, पैरासीटामोल या वगैरह. किसके घर पे झाड़ में उग रही है पैरासीटामोल? बट व्हेन वी टॉक अबाउट के वे प्रोटीन ले लो, नहीं तो आर्टिफिशियल. कौन घर पे बादाम उगा रहा है मुझे देखना है, कौन घर पे धनिया उगा, आई वांट टू सी किसके घर पे ये सारी चीजें उग रही हैं. नेचुरल एवरीथिंग वी यूज आर्टिफिशियल फॉर आवर कन्वीनियंस. कोई नहीं बोल रहा कि रोज अजीनोमोटो के चम्मच भर के खाओ, नो वन इज सेइंग दैट. बट एट द सेम टाइम व्हेन कभी कभार तुम्हें चाइनीज खाने का मन कर रहा है तो ऐसे उसके आगे मौत का साइन मत लगा दो. इट्स चिल. If you understand and apply a simple logic, you can make a good health out of packaged food as well. You have to understand everything is a chemical at the end of the day. उसका dosage matter करता है. तो natural fallacy चल रहा है, and वहीं पे ये pink salt आया है कि pink salt is natural.
बट इफ आई वाज टू टेल पीपल कि पिंक सॉल्ट इंडिया में बनता भी नहीं है, दुनिया भर का मेजोरिटी ऑफ द पिंक सॉल्ट गेट्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम पाकिस्तान। और वो जो माइंस है, मैं उसका नाम भूल गया, बढ़िया नाम था, वो माइंस में अच्छे खासे हैवी मेटल्स भी पाए गए, बट हमारे दिमाग में वो नेचुरल फैलेसी इतना स्ट्रांगली घर कर गया है कि इफ इट इज नेचुरल, उसमें हिमालयन वर्ड डाल दिया है तो इट इज गोइंग टू बी हेल्दी फॉर अस। फ्रॉम द स्ट्रीम्स ऑफ हिमालय, नेचुरल स्प्रिंग वाटर। हाँ पानी को 1000 रुपए में बेच रहे हैं। एक्चुअली ना पीपल क्रिएट, मैं बहुत अच्छी इसमें ना इंटरेस्टिंग चीज है, सो कमोडिटीज कैन ऑलवेज बी सोल्ड लाइक अ कमोडिटी, राइट, बट देन यू डोंट हैव मार्जिन। अगर आप चावल को चावल की तरह ही बेचोगे तो ना आपके पास मार्जिन होगा, ठीक है, कंपटीशन इतना होगा। बट अगर आप चावल को ब्राउन राइस करके बेचोगे तो ऑब्वियसली यू हैव समथिंग व्हिच इज डिफरेंट। Absolutely. एवरीथिंग इज द सेम, बट बिकॉज यू हैव गिवन इट अ न्यू नेम, New name, yeah. नाउ यू कैन सेल इट एट अ प्रीमियम Yeah. एंड यू हैव क्रिएटेड अ डिफरेंशिएशन। Yep. ये सेम चीज करते हैं काजू, ठीक है। देर आर सो मेनी वेराइटीज ऑफ काजू, मोर और लेस सब एक जैसे ही लगते हैं। मैं तो नहीं बता पाता, मतलब मुझे अनपढ़ बोल लो, कुछ भी बोल लो, बट काजू घूम फिर के एक ही है भाई, ठीक है। थोड़ा बहुत साइज में ऊपर नीचे होता है, टेस्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही है, देर इज नो डिफरेंस इन दैट। बट बिकॉज ये काजू बिकने बंद हो रहे थे लोगों के एंड प्रोडक्शन वाज देयर, सो व्हाट दे डिड इज फ्लेवर्ड काजू, अलग अलग टाइप के बादाम काजू, रोस्टेड काजू, ऑल ऑफ दैट, so that they can sell more. Same is happening with मखाना at the moment. कितने टाइम से मखाने खा रहे हैं? हाँ, प्रसाद में तो मखाने ऐसे ही मिलते थे। अब भी देखो भाई मखाने, रोस्टेड मखाना, पता नहीं कौन कौन से वैरायटीज आ रही हैं। So this is what people do to create a marketing hype. The problem is that कि पिंक सॉल्ट अच्छा है तो व्हाइट जहर है, Yeah, नहीं है जहर। That's your preference. correct. तुमने लॉजिक नहीं अप्लाई किया तो बाकी जो अप्लाई कर रहे हो उनको अप्लाई करने दो। हाँ. That's what my problem. उनको जीने दो। हाँ, तुम्हें मार्केट जितना करना है करो ना, तुम्हारी जितनी ब्लू ग्रीन बटरफ्लाई टीज वगैरह बेचनी है बेचो, हाँ, वो तुम्हें पसंद है, बट किसी को अगर मसाला चाय पीनी है तो पीने दो। पीने दो। अच्छा, अगला ना मुझे बात करनी है प्रोटीन पे। So there is one thing that's mentioned, total protein. And is this the same protein that we eat every day? What is it? This is urine में प्रोटीन है कि नहीं? So there is this condition called proteinuria where your body is not utilizing the protein that you are eating और वो किडनी के थ्रू बाहर निकल रहा है। Oh, That's what the particular sheet that you are holding that is about. So बहुत बार अगर किडनी डैमेज है, कोई किडनी कंडीशन है, या डायबिटीज़ में भी बहुत सारे लोगों को प्रोटीनूरिया होता है। तो दिस इज मोर टू डू विद मेटाबॉलिक कंडीशन एंड किडनी प्रॉब्लम देन द प्रोटीन इनटेक इज। अच्छा, जो लोग बोलते हैं कि वे प्रोटीन मत खाओ, सप्लीमेंट्स मत खाओ, प्रोटीन के स्पेशली, हाँ, यू नो, यू लुक एट योर ब्लड रिपोर्ट फर्स्ट, कि मेरी ब्लड रिपोर्ट में अगर टोटल यूरिया या टोटल प्रोटीन कम है तो खाओ। इज दैट ट्रू? नहीं सी ब्लड रिपोर्ट से हमें इतना नहीं पता चलेगा कि वेदर योर प्रोटीन इनटेक इज राइट और नॉट। बहुत लोग ना डरते हैं कि यार वे प्रोटीन मुझे नहीं खाना, प्रोटीन इनटेक जिसका कम है, वेजिटेरियन है, तो उसको ऑब्वियसली वे प्रोटीन से अपना सप्लीमेंट करना पड़ता है। देयर ऑलवेज मेन कंसर्न इज यार किडनी खराब हो जाएगी, राइट? दैट्स वन ऑफ द मेजर थिंग्स दैट कम टू देयर माइंड। सो अगर मैं बोलूँ कि आप ब्लड रिपोर्ट कराओ अपनी, ठीक है, ब्लड रिपोर्ट में ये पैरामीटर देखो और अगर ये सही है तो आप वे प्रोटीन खा लो बिना डरे, राइट? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? यस। सो हमारा जो रीनल फंक्शन टेस्ट होता है, फर्स्ट टू बिगिन विद, आपका जो प्रोटीन और किडनी का जो कनेक्शन है, वे प्रोटीन और किडनी का, अगर आपको ऑलरेडी कोई किडनी कंडीशन है तो आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट उस हिसाब से मॉडिफाई किया जाएगा, आपको प्रोटीन बंद नहीं करना है, ठीक है? रही बात वे प्रोटीन और नॉर्मल प्रोटीन का कंपैरिजन, योर बॉडी डील्स विद प्रोटीन रिगार्डलेस कि आप कौन से सोर्स से ले रहे हो। आप चिकन में से प्रोटीन लो, चने में से प्रोटीन लो, या वे प्रोटीन में से प्रोटीन लो, उसका ओवरऑल क्वांटिटी विल डिसाइड कि वो आपके किडनी को कैसे इम्पैक्ट करने वाला है। तो अगर आप अपने ज़रूरी मात्रा में प्रोटीन ले रहे हो कहीं से भी, वे प्रोटीन हो या खाने वाला हो, आपके किडनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, स्पेशली व्हेन योर किडनी इज नॉर्मली फंक्शनिंग। ओके, वन मोर थिंग ऑन दिस, अ लॉट ऑफ पीपल से कि मुझे किडनी स्टोन थी पहले या अभी है, फॉर एग्जांपल, डू यू कंसिडर दैट एज अ कंडीशन? जो आपने बोला कि अंडरलाइन कोई किडनी की कंडीशन है? इट्स नॉट अ कंडीशन, बिकॉज अगर तुम्हें किडनी स्टोन है तो देर आर सर्टेन वेजिटेबल्स और फूड आइटम्स विच यू हैव टू रिड्यूस। किडनी स्टोन है तो आपका हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट ज़्यादा जाता है, बिकॉज आई वाज सेइंग कि योर बॉडी डजंट नो कि प्रोटीन कहाँ से आया।
बिकॉज स्मॉल इंटेस्टाइन पे पहुंचते पहुंचते प्रोटीन पहुंच चुका है अमीनो एसिड, ठीक है. योर बॉडी, योर किडनीज डोंट नो कि कौन सा वाला प्रोटीन आ रहा है, वो वे प्रोटीन से आया है या डिम्का से आया, फलाना से है. अगर आप सही मात्रा में प्रोटीन खा रहे हो और आपका हाइड्रेशन सही है तो किडनी स्टोन को फर्क नहीं पड़ने वाला. किडनी स्टोन अगर आपको हुआ है तो यू हैव टू मैनेज योर अल्कोहल इनटेक, ऑक्सलेट इनटेक वगैरह वगैरह, वो अलग पूरा टेंशन चला जाता है. वे प्रोटीन से कोई इम्पैक्ट नहीं आने वाला. इवन इफ यू हैव किडनी स्टोन यू कैन स्टिल कंज्यूम वे प्रोटीन. Absolutely, yes. The keyword here is right amount, right hydration. And how do you link protein intake with hydration? Is there a correlation कि मतलब अगर मैं 50 ग्राम प्रोटीन खा रहा हूँ, ठीक है, तो मैं 2 लीटर पानी पीऊँ तो भी चलेगा. जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल. अगर मैं 100 कर रहा हूँ तो मुझे मिनिमम इतना करना है वाटर इनटेक. यहाँ पे 2 अलग अलग पैरामीटर्स हैं. फर्स्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हाउ मच वाटर वी शुड बी ड्रिंकिंग नॉर्मली. दैट्स अ वन क्वेश्चन, राइट? अ लॉट ऑफ पीपल आस्क दिस क्वेश्चन. सबको एक स्पेसिफिक नंबर चाहिए होता है, बट अनफॉर्चुनेटली देयर इज नो ब्लैंकेट नंबर. It depends on individual basis. There is no specific number, to be really honest. A lot of people can survive on 2 liters. A lot of people might need 4+ liters a day. How to identify? Identify the symptoms of dehydration. ठीक है, आपका गला बार बार सूख रहा है, आपका होंठ बार बार सूख रहा है, आपका यूरिन का कलर है सच, अभी तो वो शेड चार्ट भी आता है. अगर आपको वो सिम्टम्स हैं, आपको क्रैम्प्स हो रहा है, आपको रैंडम हेडेक्स हो रहे हैं दिन में, दीज आर द साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन. तो अगर आपको लग रहा है कि आपको ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो थोड़ा एम्प अप करो पानी का इंटेक. इंडिया जैसे क्लाइमेट में, समर और मानसून में, ट्राई एमिंग फॉर 2.5 लीटर्स प्लस. दैट्स इट. पर नाउ उसके ऊपर कितना भी हो सकता है, आपकी मर्जी है. 4-5 लीटर के आसपास भी हो सकता है. दूसरा, ऐसा भी होता है कि ज्यादा एक्सेस इज आल्सो बैड. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली इट इज बैड. इसको टॉक्सिसिटी बोलते हैं वाटर की. वाटर टॉक्सिसिटी, हाइपोनेट्रीमिया करके कंडीशन है. सो अगर तुम 7-8 लीटर से ज़्यादा पानी पी रहे हो रोज, तो आपकी बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो डाइल्यूट हो जाएंगे, एंड दैट्स व्हाट इट लीड्स टू हाइपोनेट्रीमिया. उसके सिम्टम्स भी समहाउ सिमिलर हैं. क्रैम्प्स आएंगे, हेडेक्स होगा, डिजीनेस होगा, नौशिया होगा, ये सारे सिम्टम्स आते हैं हाइपोनेट्रीमिया में. रही बात कनेक्शन विद वाटर, आपका जो बेस लाइन है, आप प्रोटीन खाते थे, लेट्स से मैं अभी पानी पी रहा हूँ 2 लीटर, मुझे डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स नहीं आ रहा है, और मैं प्रोटीन खा रहा हूँ 25 ग्राम दिन में. लेट्स से अब मैं अगले महीने से 70-80 ग्राम प्रोटीन तक जा रहा हूँ, तो मेरा अपने आप हाइड्रेशन का रिक्वायरमेंट बढ़ेगा. आई विल स्टार्ट फीलिंग डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स एट 2 लीटर्स, तो मुझे वो बढ़ाना पड़ेगा. सो योर वाटर इनटेक रिक्वायरमेंट गोज अप व्हेन यू ईट मोर प्रोटीन इन कंपैरिजन टू व्हाट यू यूज्ड टू. So there is no formula as such कि आपने इतना बढ़ाया तो आपको इतना बढ़ाना पड़ेगा, because there is no formula for how much water you should be drinking. But it's a relative thing, subjective thing. We have to be mindful about the symptoms of dehydration. I've also heard a concept called lipolysis. Lipolysis. Yeah, lipolysis, which is essentially conversion of fat, breaking down the fat, but that happens when there is a sufficient water supply. Directly man, like see, water is required for everything. हमारी बॉडी के जितने भी functions हैं, that's where we say that hydration is the key. Correct. Because 50-70% of your body is made from water. So cell के सारे functions के लिए ज़रूरी है. तो lipolysis में भी it will be there, but there is no I wouldn't say कि there is this direct connection कि आपको इतना overload लेना है, आपको hydration पे overload लेना है, because आपको पूरी बॉडी के फंक्शंस को चलाना है अच्छे से. I don't know where this came from. So I read somewhere that if your water intake is low, right, other than obviously the other impacts of it, one of the major impact it does to your body is it reduces the lipolysis function, which is essentially your breaking down the fats. तो आपका जो वो फैट बर्न करने का जो एक मेथड रहता है ना, आप अगर पानी इनटेक नहीं कर रहे तो वन ऑफ द डायरेक्ट इम्पैक्ट इज lipolysis, and thus you are not losing that much of fat that you should otherwise would have. I think it's a very distant connection someone has tried to make, because fat loss में भी lipolysis only one छोटा सा component है. तो अगर आपकी बॉडी को फैट लूज करना है, लेट्स से मेरे चेस्ट पे बहुत ज़्यादा फैट है, वहाँ से लूज करना है, तो वो 3 स्टेज में होगा. 1 lipolysis, then mobilization, fat mobilization, and 3rd utilization.
तो यहाँ से जो टूट रहा है उसको लाइपोलाइसिस बोलेंगे। फिर वहाँ से वो कैरी होकर जहाँ पे उसको यूटिलाइज होना है वहाँ पे वो जाएगा, फिर वहाँ पे यूटिलाइज होगा। दीज आर द 3 स्टेजेस। उसका एक माइनर स्टेज इज लाइपोलाइसिस, जहाँ पे हम वाटर की बात कर रहे हैं, बट वाटर इज इम्पोर्टेंट फॉर एवरीवेयर, एवरी फंक्शन। सो समवन हैज ट्राइड पिकिंग वन टाइनी इन्फॉर्मेशन, उसका बड़ा पहाड़ बनाने की ट्राई की है, उससे कंटेंट बनाने की कोशिश की है। ठीक है, व्हाट इज LFT एंड HFT? LFT is liver function test, ठीक है। basically, and so liver function test, by the way, सारे इंडियंस को बहुत ही ज़रूरी, अगर 30 साल के ऊपर की एज है आपकी, प्लीज़ हर 6 महीने में लिवर फंक्शन टेस्ट कराओ, बिकॉज फैटी लिवर इज बिकमिंग सो कॉमन, सो फ्रिकिन कॉमन। माय फ्रेंड हैड इट। A lot of people think के लिवर सिर्फ दारू पीने से खराब होता है। हाँ, फैटी लिवर मतलब दारू, लिवर मतलब दारू, दारू से लिवर खराब होता है, ये वेरी कॉमन परसेप्शन, नॉट नेसेसरीली। अल्कोहलिक फैटी लिवर है, बट देयर इज दिस कंडीशन कॉल्ड NAFLD, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज, जो अगेन बॉइल्स डाउन टू योर लाइफस्टाइल। इफ यू आर ओबीस, यू आर ईटिंग अ लॉट ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, स्मोक कर रहे हो, नींद सही से नहीं ले रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, वही बेसिक कंपोनेंट्स, यू कैन हैव टाइप 2 फैट लिवर। एंड उसको जानने के लिए यू नीड लिवर फंक्शन टेस्ट। तो लिवर फंक्शन टेस्ट आपको बताएगा कि आपका लिवर वेदर सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, एंड उसमें कुछ डैमेज है या नहीं। तो डैमेज जानने के लिए आपको उसके एंजाइम्स देखने पड़ेंगे, जैसे कि आपका SGPT, SGOT है। So SGPT or SGOT are the enzymes that your liver produces. तो अगर वो एंजाइम ज़रूरत से ज़्यादा आपके ब्लड स्ट्रीम में दिख रहा है, दैट मीन्स आपके लिवर में कुछ ना कुछ डैमेज है। तो SGOT जो अगर है, वो SGOT खाली ऊपर हुआ तो वी कांट डायग्नोज कि आपके लिवर में ही प्रॉब्लम है, बिकॉज SGOT हार्ट, किडनी, पैंक्रियास में से भी निकलता है। SGPT on the other side, SGPT is an enzyme जो exclusively liver निकालता है। तो SGPT भी हाई है, SGOT भी हाई है, और आपके लाइफस्टाइल एनालिसिस में हमें पता चला कि आपका लाइफस्टाइल भी गया हुआ है, तो फैटी लिवर डायग्नोसिस होगा वहाँ पे। ठीक है, यू विल सी अदर थिंग्स एज वेल। टोटल बिलिरुबिन का पूरा है। सो बिलिरुबिन हमने जॉन्डिस के टाइम पे सुना होगा, if you are familiar with it. So bilirubin is nothing but it's a yellow color pigment जो liver produce करता है। रेड ब्लड सेल्स जब रिसाइकल हो रहे होते हैं ना, तो जो रेड ब्लड सेल्स मर गए हैं, उनके बाय प्रोडक्ट में ये पिगमेंट निकलता है, राइट। तो नॉर्मल लेवल में अगर आपका रेड ब्लड सेल्स का जो रिसाइकलिंग होता है वो नॉर्मल चल रहा है, तो उसका लेवल रेंज में रहेगा। बट फॉर सम रीज़न आपका रेड ब्लड सेल्स का साइकिल फास्टन हो रहा है, तो बिलिरुबिन ज़्यादा होगा, आपको जॉन्डिस होगा। बट दिस इज मोर अ मेडिकल साइड, हम न्यूट्रिशनली इसको ऐसे कुछ फिक्स नहीं कर सकते। सम सॉर्ट ऑफ क्लिनिकल कंडीशन इज गोइंग ऑन इनसाइड योर बॉडी, दैट्स वेयर द बिलिरुबिन वाला साइड कम्स। बट योर क्वेश्चन स्टार्टेड विद द टोटल प्रोटीन पार्ट, राइट। नाउ अपार्ट फ्रॉम डिटॉक्सिंग योर बॉडी, लिवर का एक काम है चीज़ें प्रोड्यूस करना, एंड वन ऑफ दोज थिंग्स इज प्रोड्यूसिंग प्रोटीन एज कैरियर्स। हम कोलेस्ट्रॉल की बात कर रहे थे, तो LDL, HDL, VLDL जो था, दे आर नथिंग बट प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड बाय लिवर विच वुड कैरी कोलेस्ट्रॉल टू द सेल्स। सो लिवर में कोलेस्ट्रॉल प्रोड्यूस होता है, उसमें से LDL कोलेस्ट्रॉल को लेके जाएगा, बचा कुछ जो कोलेस्ट्रॉल है वो HDL वापस लेके आएगा, जो ट्राइग्लिसराइड है उसको कैरी करने का काम VLDL का है। तो ये प्रोटीन्स बनाने का काम लिवर का है। तो ये जो अमाउंट है टोटल प्रोटीन, इट डिक्टेट्स दैट कि हीमोग्लोबिन, फॉर दैट मैटर, हीमोग्लोबिन इज ऑल्सो प्रोटीन विच कैरीज आयरन, तो वो भी लिवर में बनता है। तो वो ये टोटल प्रोटीन इज इंडिकेटिंग दैट। तो अगर ये ऊपर नीचे है, दैट मीन्स आपका लिवर सही से वो प्रोटीन्स बना नहीं पा रहा है, और जो भी कंपोनेंट सही से प्रोड्यूस नहीं ट्रांसफर नहीं कर पा रहा है, वो इंडिकेट करता है। तो दिस इज नॉट आवर डाइटरी प्रोटीन वाला थिंग, दिस इज द प्रोटीन प्रोड्यूस्ड बाय योर लिवर। तो आपने ना अभी बोला कि डिटॉक्सिफाई करता है लिवर, राइट? ऑब्वियसली करता है, बट इज देयर एनीथिंग लाइक कि हम ये ड्रिंक पी लें, आजकल बहुत चल रही होती है कि होममेड रेसिपीज में हल्दी का दूध पियो तो डिटॉक्सिफाई हो जाओगे, other things also, right? All these things that are sold in the names of detoxification, do they work? No. Nothing works. No. It literally works for the companies that are selling those products, because
योर बॉडीज डोंट नीड डिटॉक्स प्रोडक्ट्स फ्रॉम आउटसाइड. आपकी बॉडी में है स्किन, लंग्स, लिवर, किडनीज. ये चारों चीज़ें हैं, उनका काम ही डिटॉक्स करना है. दे आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग टू कीप योर बॉडीज क्लीन. वो हाउस पार्टी वाला एनालॉजी पे वापस जाते हैं. आपने गंद मचाया, योर बॉडी इज केपेबल ऑफ क्लीनिंग इट आउट. स्टॉप क्रिएटिंग मोर गंद. दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू टू डिटॉक्स. गो बैक टू योर डिफॉल्ट सेटिंग जहाँ पे तुम कम से कम गंद डाल रहे हो तुम्हारी बॉडी में. योर बॉडी इज केपेबल ऑफ डिटॉक्सिंग. तो जो अगले दिन सुबह वाटरमेलन जूस पीते हैं रात को दारू पीने के बाद, हाउ डज दैट इफेक्ट? इज दैट डिटॉक्सिफिकेशन हैपनिंग? इट्स नॉट डिटॉक्सिफिकेशन, इट्स जस्ट गिविंग यू थोड़ा सा रिलीफ फ्रॉम द हैंगओवर सिम्टम. तो आपको अच्छा फील हो रहा है. दैट्स अबाउट इट. एंड हैंगओवर के बारे में आपने शुरुआत में बोला था यार, हैंगओवर इज नथिंग बट मोस्टली सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन एंड इम्पैक्ट ऑफ योर अल्कोहल ऑन योर मसल्स. ऑन द मसल्स? हाँ. सो अल्कोहल का हमारी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या है? पहले वो डायूरेटिक है, तो आपकी बॉडी में से वो पानी निकालता है. दूसरा, वो एटीपी प्रोडक्शन जो हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन है उसको कॉम्प्रोमाइज करता है. तो आपको फटीग फील होगा और पानी जा रहा है तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आएंगे. डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स मसल क्रैम्प्स, हेडेक, बॉडी दर्द करना, ये वो. तो हैंगओवर में यही होता है हमें, राइट. और इट ऑल्सो वो एमेटिक भी होता है, तो नौशा ट्रिगर करेगा. और आपने बहुत कुछ खाना खा रखा है, नौशा और एसिडिटी की वजह से आपको प्यूकिंग भी होगा, राइट. दीज आर ऑल द सिम्टम्स ऑफ हैंगओवर. तो व्हेन यू आर गेटिंग अप, तुम हैंगओवर को नहीं ट्रीट करो, यू आर ट्रीटिंग द सिम्टम्स ऑफ डिहाइड्रेशन. सो व्हेन यू ड्रिंक समथिंग विच इज लाइक फ्रेश, जिसमें इमीडिएट शुगर है, तो पानी भी जा रहा है, शुगर भी जा रहा है, इलेक्ट्रोलाइट्स भी जा रहे हैं, यू आर फीलिंग बेटर. बट इसमें बहुत लोग बोलते हैं कि सुबह उठकर दही खा लो, राइट, वो हेल्प करेगी हैंगओवर. कुछ लोगों ने एग्स योक पीने के लिए भी बोला होता है कि एग योक पी लो, उससे आपका हैंगओवर क्योर आ जाता है. फ्यू पीपल रिलाई ऑन नींबू पानी, राइट, बेसिक क्योर. इनमें से कौन कौन सी चीज है जो सच में काम करती है? इज देयर एनीथिंग लाइक दैट? देयर इज नो शॉर्ट. ये सबके लिए इंडिविजुअली अलग अलग तरीके से काम कर रहा होगा. बट डू दीस वर्क? द फंडामेंटल इज कि आप क्विक रिलीजिंग कार्ब्स with basic, like you are again going back to the basic, you have to eat a balanced meal with good proteins, fiber and quick releasing carbs. अच्छा, ये एक अच्छा सा मील आप खा लोगे तो you will feel better. Two, you have to replenish your electrolytes and hydration. ये दोनों चीज़ें करनी है, you will start feeling better. अगर कुछ भी नहीं करोगे, unless you are going for that thingy, right, क्या बोलते हैं, लोहा लोहे को काटता है. हाँ, कि हैंगओवर है, हैंगओवर के सिम्टम को क्योर करने के लिए और बियर पी लो. बहुत लोग करते हैं. बहुत लोग करते हैं, ठीक है. हेयर ऑफ द डॉग सिस्टम बोलते हैं इसको. तो नहीं होने वाला, आपको बार बार हैंगओवर आता रहेगा. आप कुछ भी नहीं करो, जस्ट 7-8 घंटे रेस्ट करो. अल्कोहल का इफेक्ट जैसे ही नीचे होगा, यू विल स्टार्ट फीलिंग बेटर. अगेन हाइड्रेट तो करना पड़ेगा बिकॉज द सिम्टम्स आर बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन. देयर आर पिल्स लाइक पार्टी स्मार्ट, हाँ, राइट, व्हिच पीपल टेक बिफोर पार्टी. हाँ, एंड उससे ऐसा कहते हैं, क्लेम करते हैं कि हैंगओवर नहीं होता यार. व्हाट्स द साइंस बिहाइंड दैट? उसके अंदर यार मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि सारी दवाओं का कंटेंट क्या होता है, पर मैंने एक आध मेडिसिन देखा था जहाँ पे एंटासिड डला होता है और एक नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लाइक आइबुप्रोफेन. तो इनका कॉम्बिनेशन होता है. सो दिस हेल्प्स सम पीपल नॉट गेटिंग द सिम्टम्स. एंटा एसिड डाला है तो आपका एसिडिक लेवल ऊपर नहीं जाएगा, तो नौशा वॉमिटिंग नहीं होने वाला आपको. एंड दूसरा, आपने पेन किलर ले लिया है तो आपका बॉडी एक नहीं करेगा दूसरे दिन. बट डिहाइड्रेशन के थोड़े सिम्टम्स तो फिर भी आएंगे अगर आपने पानी सही से नहीं पिया है तो फॉर पीपल हु ड्रिंक और उनको हैंगओवर प्रिवेंट करना है, तो नहीं, मैं वो ऐसे बकवास जवाब नहीं दूंगा कि शराबी मत कियो है, नो दवा, नो, वो हम वो नहीं करेंगे. अगर आप पी रहे हो तो देर आर स्पेसिफिक काइंड ऑफ अल्कोहल्स जो आपको ज़्यादा हैंगओवर देंगे इन कंपैरिजन टू सम अदर, राइट. डार्क कलर ड्रिंक्स होते हैं, उसमें एक केमिकल होता है कंजीनियर जो मेटाबोलाइज होके आपके हैंगओवर के सिम्टम्स को और ट्रिगर कर सकता है. सो यू कैन गो फॉर द लाइट कलर ड्रिंक लाइक जिन हो गया, वोडका हो गया, रिलेटिवली लेस. बट आपने लेट्स से डार्क कलर पीना था 30 ml और आपको उमेश ने बोला है कि लाइट कलर पीना चाहिए और आप आधी बोतल फिनिश कर गए तो क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स. आप जितना ज़्यादा पियोगे उतना ज़्यादा हैंगओवर होने वाला है आपको. अंडरस्टैंड, नो योर लिमिट्स. हम सबको पता होता है इसके बाद मैं उल्टी करूँगा. जब वो सिग्नल आता है रुक जाओ. ट्राई कंज्यूमिंग वाटर
इन बिटवीन द ड्रिंक्स। लाइक अगर 30 ml के ड्रिंक्स ले रहे हो तो हर ड्रिंक के बीच में एक ग्लास ऑफ वाटर लो, तो हाइड्रेटेड रहोगे, तो दूसरे दिन नहीं होगा। आपको पता है ना, जब लोग 2 पी लेते हैं हाँ, उसके बाद नहीं उसके बाद ये फंडे जो है ना, कुछ ये नहीं याद है, कुछ याद नहीं रहता। तो इफ यू सी, मैं लीस्ट इंटरेस्ट के साथ ये बता रहा हूँ कि मुझे भी पता है कि कोई सुनने वाला नहीं है चीज, सुन भी लेंगे अभी कि अगली पार्टी में ये सब करूंगा बट कोई नहीं करने वाला, नहीं करने वाला। तो एंड इज देयर एनीथिंग लाइक कि अगर हम स्लो पीते हैं, राइट, तो हैंगओवर नहीं होता है? या स्लो हो गया, स्पेस आउट ड्रिंकिंग, एम्प्टी स्टमक अवॉइड करना, अच्छा सा मील खा लो, अच्छा, उसके बाद अल्कोहल लो, तो उसका एब्जॉर्प्शन स्लो डाउन होगा एंड हैंगओवर के सिम्टम्स कम होंगे। बट उससे बाद सबसे ऊपर एक मैं बात बताता हूँ, आई हैव अ ग्रज विद इंडियन सोसाइटी थोड़ा सा यहाँ पे, कि जब भी हम कैंसर की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में स्मोकिंग आता है ना? स्मोकिंग ऑलवेज राइट, बट वी हैव समहाउ सोशली एक्सेप्टेड अल्कोहल, या करेक्ट। तो अभी आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ माय फ्रेंड्स एंड वो बोल रहे थे कि मेरी पूरी फैमिली गैदर हुई थी और उसके पापा उनको और उसके कजिन को बोल रहे थे कि यार आई एम सो प्राउड ऑफ यू टू किड्स, एंड ये कॉन्वर्जेशन हो रहा है ओवर ड्रिंक। बंदा इस 18 साल का, बंदी इस 24 साल की, राइट, ओवर अ ड्रिंक। ये सब पूरी फैमिली बैठ के शराब पीते बात कर रहे हैं पार्टी करने के बाद कि आई एम सो प्राउड ऑफ यू किड्स कि आप दोनों स्मोक नहीं करते हो। अल्कोहल, अगर स्मोकिंग जितना कार्सिनोजन नहीं है तो उससे कम भी नहीं है, इनफैक्ट वो बहुत ही ज़्यादा कार्सिनोजन है इन कंपैरिजन टू स्मोकिंग। रियली? या अल्कोहल इन नो अमाउंट इज सेफ फॉर यू। WHO ने टाइम एंड अगेन बोला हुआ है, नो अमाउंट। और जो लोग बोलते हैं इवन डॉक्टर सेज ड्रिंक ए ग्लास ऑफ रेड वाइन अ डे, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है? बट डू डॉक्टर स्टिल रिकमेंड दैट? जो भी रेकमेंड कर रहे हैं तो यू शुड चेंज योर डॉक्टर। मैं सी आई एम द लास्ट पर्सन टू टेल यू कि कल से दारू पीना बंद कर दो, बिकॉज आई नो पीपल गो ऑन एडिक्शंस और डिपेंडेंस बिकॉज ऑफ सो मेनी मेंटल हेल्थ इश्यूज, राइट, बट आई वुडंट डू बकवास बातें सही कि रेड वाइन पियो, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स तुम दूसरी चीज़ों से लो ना, जहाँ पे रिस्क भी कम है। तुम अल्कोहल डाल रहे हो, लिवर डैमेज कर रहे हो, 4 कुछ भी एंटीऑक्सीडेंट डाल लिया, क्या ही फायदा? कुछ फायदा नहीं। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कौन देखे? अल्कोहल इन नो अमाउंट इज हेल्पफुल फॉर यू। It is helping you in that particular evening having a good time, but it is going to eventually damage your liver and overall health for sure. मल्टीपल लेवल्स पे। कैंसर तो बहुत दूर की बात है, हम छोटे छोटे लेवल्स की भी बात करें, 1 ml में 7 कैलोरीज होती है, बियर पी रहे हो तो और कैलोरीज जा रही हैं। वो जितने लोग प्रोटीन के पीछे पड़े हुए हैं ना, किडनी करके, कि वे प्रोटीन के डब्बे मत खाओ। हाँ, अल्कोहल इज द मेन कल्प्रिट फॉर योर किडनीज, मेन, जिसकी वजह से तुम प्रोटीन नहीं पी पा रहे हो। प्रोटीन इज नॉट कॉल, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम अभी हमारे ब्लड रिपोर्ट में भी है, यूरिन एग्जामिनेशन, यूरिक एसिड लेवल ज़्यादा आता है। यूरिक लेवल ज़्यादा आता है ना, तो मेरी प्रजाति के लोग ही, डॉक्टर्स ही बोलते हैं प्रोटीन खाना बंद करो। तो क्यों? यूरिक एसिड नॉट अ प्रोटीन का प्रॉब्लम, यूरिक एसिड इज अ किडनी का प्रॉब्लम, जो आपने अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आइटम और अल्कोहल पी के बिगाड़ा हुआ है। एंड व्हेन यू हैव अ यूरिक एसिड का प्रॉब्लम, you don't have to stop all the protein sources. There are protein sources which are high in purine, which will balance the uric. No. Seafood है, red meat है, इसमें एक पर्टिकुलर केमिकल होता है प्यूरिन, जिसके बाय प्रोडक्ट में यूरिक एसिड निकलता है, और नॉर्मल किडनीज उसको फिल्टर आउट कर देती है। बट आपकी किडनी डैमेज है बिकॉज ऑफ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड एंड अल्कोहल, जिसकी वजह से वो प्यूरिन आपके बॉडी में से सही से निकल नहीं रहा है और आपका यूरिक एसिड हाई गया है। तो आपको दालें चना बंद करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें इतना प्यूरिन नहीं है। अंडा चिकन भी बंद करने की जरूरत नहीं है, पनीर भी बंद करने की जरूरत नहीं है, इवन वे प्रोटीन नहीं करने की जरूरत है, बिकॉज उसमें नहीं है इतना प्यूरिन जो आपके यूरिक एसिड को कम। आप जो डैमेज कर रहे हो उसको बंद करो। इनफैक्ट प्रोटीन का वन ऑफ द मेजर फंक्शन इज रिपेयरिंग एंड हीलिंग। डू अंडरस्टैंड दैट? जब स्मोकिंग और अल्कोहल की बात कर रहे हो ना, आई वांट टू टॉक अबाउट आल्सो। Sure. A lot of people say this, and there are reports that if consumed without the harmful effects of tobacco is good for health or good for brain function. या हम जो क्रिएटिव होते हैं उनको जब वीड मिलती है, you know, we function better. What's the science? Is there any truth in that? यार नितिन, सच बताऊं तो इवन साइंस डजंट नो मच अबाउट इट. What we know
about weed is कि when you smoke a marijuana plant, marijuana के अंदर दो chemicals होते हैं, THC and CBD. CBD has shown some medicinal value in some researches. THC is the substance that gets you high. ठीक है. जो लोग भी THC consume like marijuana smoke कर रहे हैं, that is high in THC because that's what is giving you high. उसकी कोई medicinal value नहीं है. Right? That's only for high. हाँ, that's only for high. जो चीज़ medicinal value दे रही है वो CBD है, ठीक है. For someone to get medicinal value out of CBD, आपको उसकी ज़रूरत भी तो होनी चाहिए. आपको Alzheimer's है क्या? आपको joint pains है क्या? आपको depression है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, आप एक मेडिकल प्रोफेशनल के प्रिस्क्रिप्शन से ले रहे हो क्या? यू आर स्मोकिंग अप और कंज्यूमिंग स्पेस ब्राउनीज विदाउट एनीवन्स प्रिस्क्रिप्शन. उसमें CBD है भी नहीं, उसमें THC है. आप नशा करने के ले रहे हो, तो इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प यू एनीथिंग. I know a lot of friends of mine back in the UK. दूसरों की क्या बात करो. I used to be a stoner when I was a student. तो I have gone through that whole phase कि जब तक मैं स्मोक अप नहीं करूँगा तब तक मुझे ये फील नहीं होगा, मैं ये नहीं कर पाऊँगा. These are all the ख्याली पुलाव्स that we create in our heads. मैं थोड़ा और फिर philosophical सवाल भी पूछता हूँ कि मैं बोलता हूँ कि तुम्हें रिक्रेशनली करना हो तो करो, ये खाली पीली की बकवास बातें मत करो, ठीक है. तुम डिपेंडेंट हो तो हो, ये एक्सक्यूजेस मत लाओ. If you have to depend on an external substance for your creativity, then you have to question your art. That's what I want to ask. I am no one to judge you. If you want to smoke, smoke up. But don't give out excuses कि मेरा creativity बढ़ता है. तो फिर तो तुम तुम्हारे आर्ट को क्वेश्चन कर रहे हो ना. तुम्हारा आर्ट क्या है जिसको एक्सटर्नल सब्सटेंस पे डिपेंड रहना पड़ता है. सो ऑल ऑफ दीज आर स्टैम. ऑन द अदर साइड, ऑन द कॉन्ट्ररी, देयर आर सम स्टडीज जो बोलते हैं कि अगर आपको, इफ यू आर प्रोन टू गेट साइकोसिस, दिस इज अ मेंटल हेल्थ कंडीशन, स्मोकिंग marijuana can trigger that. Yes. In fact, in schizophrenia also it triggers that, right? So it doesn't mean कि वो आपको वो कराएगी कंडीशन, बट अगर आप प्रोन हो, आप ऑलरेडी ऑन द वे हो, तो इट कैन ट्रिगर दैट. इफ यू आर अ फर्स्ट टाइम यूजर, इट कैन सेंड यू इनटू एन एंजाइटी जोन क्रेजीली. आपको पैरानोया होता है मैसिव. यू स्टार्ट क्वेश्चनिंग एवरीवन, डाउटिंग एवरीवन, and you can get addicted to it, you can get dependent on it. I know a lot of people who cannot sleep without smoking up. I know a lot of people who cannot start their day without smoking up. तो कोई भी सब्सटेंस के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा है उसको जज करने का एक सिंपल फंडा मैं बताता हूँ. हेल्थ बेनिफिट्स तो ऑफकोर्स और हेल्थ इफेक्ट्स तो ऑफकोर्स हैं, बट एक सिंपल फंडा मैं आपको बताता हूँ कि अगर वो सब्सटेंस आपको ना मिले एंड इफ इट इज़ अफेक्टिंग द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, दैट मीन्स दैट सब्सटेंस इज नॉट नीडेड इन योर लाइफ. Now this you can replace यहाँ पे marijuana with smoking, alcohol, porn, gambling, anything. आपने recreationally कभी कुछ कर लिया, different case scenario. But if you are dependent on it और ये नहीं मिला और आपके दिमाग की लग रही है, that's where you need help. Next, I want to ask you about creatine, right? बहुत जिम में आप जाओ, सबसे पहले आपको जिम ट्रेनर ये बोलता है कि प्रोटीन तो ले रहे हो, साथ में ना क्रिएटिन भी लेना शुरू कर दो, राइट? दैट्स द कॉमन थिंग. एंड मेजॉरिटी लोगों को ये नहीं पता कि क्रिएटिन हमारी बॉडी में ऑलरेडी होता है, प्रोड्यूस होता है हमारी बॉडी में, बाय डिफॉल्ट होता है, राइट? बट बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ द फूड दैट वी कंज्यूम, वी आर नॉट प्रोड्यूसिंग इट इनफ, एंड दैट्स द रीजन वी मे हैव टू सप्लीमेंट इट. सो आई वांट टू आस्क यू कि भाई कि क्रिएटिन से हमारी बॉडी में होता क्या है, सबसे पहला ये. And should we supplement it or not? Sure. If we do, is there a reason for us to do it? मतलब अगर हम जिम जा रहे हैं तभी करना है हमें सप्लीमेंट, या हम वैसे भी कर सकते हैं सप्लीमेंट? Sure. पहले क्रिएटिन को जानते हैं, right? So creatine, as you rightly said, your body produces. खुद से it's a compound which is made from 3 amino acids: arginine, glycine and methionine. ये तीनों अमाइनो एसिड से बनता है. Your body produces it provided you are consuming right amount of protein from complete sources. And here it is very important for you to understand, because a lot of people जो vegan या vegetarian diet follow कर रहे हैं, शायद उनकी diet में complete सारे amino acid नहीं जा रहे हैं. If you are not eating from range of different vegetarian sources,
of proteins, and if you're not meeting your daily requirement of protein, तो creatine supplement आपका जो storage है वो relatively कम रहेगा. तो उस केस में you might have to supplement it through the supplementation. अगर आप सही से प्रोटीन इंटेक फुलफिल कर रहे हो, बट इफ़ यू आर इनटू हैवी इंटेंसिटी एक्सरसाइजिंग, दैट्स वेयर ऑल्सो सप्लीमेंटेशन कम्स इन. इट कैन हेल्प यू विथ एनहांसिंग योर परफॉर्मेंस इन द जिम. एंड हम थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बात करेंगे. एंड इफ़ यू अंडरस्टैंड दिस एग्जाम्पल, हमें उसका रोल भी पता चलेगा बॉडी में. हमारी बॉडी में जो खाने से एनर्जी आ रही है, एनर्जी का यूटिलाइजेशन होता है, वो 3 अलग अलग सिस्टम से होता है. एक होता है एरोबिक, दूसरा होता है अनएरोबिक, एंड तीसरा होता है क्रिएटिन फॉस्फेट. ठीक है. लेट्स से आप ट्रेडमिल पे चल रहे हो 4-5 किलोमीटर की स्पीड पे, जहाँ पे आपका बॉडी एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में एनर्जी क्रिएट कर रहा है. इट्स नॉट इंटेंस. आप ऐसे 2-4-5 घंटा चल सकते हो विदाउट गेटिंग आउट ऑफ ब्रेथ और टायर्ड, बिकॉज इट्स अ डूएबल थिंग. ऑक्सीजन जा रहा है, एनर्जी यूटिलाइज हो रही है, निकल रहा है, सही से चल रहा है. जैसे आपने स्पीड बढ़ाई, जैसे 8-9 किलोमीटर की स्पीड पे गए, जैसे स्प्रिंट्स करते हैं. हाँ. स्प्रिंट तो अभी थोड़ा दूर चला जाएगा. हम 10-12-15 किलोमीटर पे बात कर रहे हैं. हम बात कर रहे हैं मॉडरेट रनिंग की, मॉडरेट स्पीड पे 7-8-9 किलोमीटर की स्पीड पे. वहाँ पे अब जो ऑक्सीजन का सप्लाई है वो मीट नहीं कर पा रहा है, तो अब हम एनएरोबिक लैक्टिक एसिड मेथड पे जाएंगे, एनर्जी क्रिएट. अभी ये भी सस्टेनेबल है. आप डिपेंडिंग अपॉन योर एक्सरसाइज इंटेंसिटी लेवल, या आप कितने बिगिनर हो, कितने एडवांस हो, 20-30 मिनट तक आप इसको खींच सकते हो, ये वाले एनर्जी लेवल को. But then we are talking about sprinting, high intensity, like 15 किलोमीटर की sprint करना. So that's where you can last only for 10-15 seconds. Correct. That's where the energy system comes. That's called creatine phosphate. तो आपकी बॉडी में क्रिएटिन का काम है to help you with high intensity explosive movements. Right? तो अगर आपके रूटीन में ये जो इंटेंसिटी वाले एक्सप्लोजिव वो मॉडरेट है, आप इतना नहीं कर रहे हो, तो आप जो डेली प्रोटीन इंटेक वगैरह ले रहे हो उसमें से जो क्रिएटिन बन रहा है, इट्स गुड इनफ. बट इफ़ यू वांट टू कीप ऑन प्रोग्रेसिंग, कि आप लास्ट टाइम बेंच पे आपने 60 किलो किया था, अब आपको 75 करना है, आपको 80 पे जाना है, तो वो जो लास्ट पुश के 2-3 रेप्स होते हैं वो निकालने के लिए क्रिएटिन कैन हेल्प यू. आपको और फास्ट भागने के लिए और इंटेंस एक्सरसाइज करने के लिए क्रिएटिन हेल्प यू. तो वो सप्लीमेंट आप कर सकते हो. क्रिएटिन का एक और फायदा ये होता है कि वो आपके मसल्स में पानी ड्रॉ करता है. ठीक है. तो उसकी वजह से वो फुलनेस आता है, वाटर रिटेंशन. राइट. बट वाटर रिटेंशन फिर आपके इंटेस्टाइन भी मसल से बने हुए हैं, तो वहाँ पे भी वाटर रिटेन होता है. तो अ लॉट ऑफ पीपल विल फुल इन द मसल्स बट ऑल्सो ब्लोटेड. दैट्स अनदर साइड इफेक्ट ऑफ इट. राइट. वाटर रिटेन ज़्यादा करते हो तो आपका हाइड्रेशन रिक्वायरमेंट बढ़ता है. तो अगर आप सही से पानी नहीं पियोगे क्रिएटिन लेने के बाद, तो डिहाइड्रेशन के सिम्टम्स आएंगे. If you have already some sort of kidney condition, then you should take creatine with some sort of asterisks or consult a doctor before doing that. But talking about creatine supplements, one of the most researched, safest supplement to consume if you feel it is required by you. Lastly, some studies are recently saying that people who engage in a lot of intense mental activities on a daily basis, if they consume creatine, वो उनके mental fatigue को reduce करता है. Short term जो memory loss होता है because of a lot of, if you're juggling with a lot of things, तो उसको reduce करने में भी help करता है. So brain health में भी creatine के भी बहुत सारे benefits आ रहे हैं. तो नुकसान नहीं है unless you have some sort of kidney condition. Again, that kidney condition is not kidney stones. Kidney stones नहीं. See, kidney damage की हम बात कर रहे हैं. How much creatine consumption on a daily basis is safe for everyone? 3 grams. 3 grams a day. Even if you're not working out. Yeah, you can. 3 grams आप आराम से खाओ, कोई प्रॉब्लम कोई प्रॉब्लम नहीं. Yeah. हाँ. If you're doing intense workout. 3 to 5 grams. 5 grams is the upper limit. There was upper limit is 5. हाँ 5. There was a phase where people used to do loading as well. कि अगर आपने creatine कभी लिया नहीं है, तो आप पहले 20 ग्राम per day से शुरू करो for a week or so, and then taper it down. Recent studies are saying you don't have to do it. You can start straight with the maintenance of 3 grams a day, and you're sorted with that. ओके. हमने वैसे विटामिन डी एंड की और B12 की पहले बात की थी, राइट, व्हेन वी टॉक्ड अबाउट कोलेस्ट्रॉल अ बिट, बट थोड़ा सा और बात करेंगे इसके ऊपर, लाइक हाउ डज इट अफेक्ट्स अस ओवरऑल इफ वी आर विटामिन डी डेफिशिएंट. फॉर दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड फर्स्ट के विटामिन डी को हमने बचपन से एक चीज से एसोसिएट किया, व्हिच इज आवर बोन्स. या मैं एक और सिली सवाल पूछूं आपसे स्पॉट पे रख के. विटामिन डी को और कैल्शियम को दोनों को बोन से किया हमने एसोसिएट. तो how do you think vitamin D is helping our bones? By
कीपिंग देम स्ट्रांग इनफ, हाउ? जो हमारे आसपास बोन्स की मसल्स हैं उसको उसके साथ जोड़ के रखने में? नहीं. नहीं? ओके. विटामिन डी का बोन से रिलेटेड काम एक है कि वो आपकी बॉडी में कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में हेल्प करता है. दैट्स हाउ इट हेल्प्स योर बोन्स. जैसे कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है प्रोसेस करने में विटामिन डी को, यस, वो बनने में हेल्प करता है. इट्स द प्रीकर्सर. प्रोसेस करने में. हाँ. कोलेस्ट्रॉल इज द प्रीकर्सर ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी इज रिक्वायर्ड. सो लेट्स से आप अपनी डाइट में रॉस डेयरी प्रोडक्ट खा रहे हो, चीज खा रहे हो, दही खा रहे हो, दूध पी रहे हो वगैरह, तो कैल्शियम तो आ रहा है. राइट. बट आपकी बॉडी में विटामिन डी नहीं है तो कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो रहा. अभी कैल्शियम क्या कर रहा है हमारी हड्डियों के साथ? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट फॉर आवर बोन्स? उसको ब्रिटल ना बनाए ताकि उसमें हॉलोनेस ना आए, टूटे ना बोन्स, हमारी वीक ना पड़े. वाई? तो आंसर इज वेरी सिंपल. हमारी हड्डियां कैल्शियम से बनी है. हाँ. अगर मैं बोन को उठाऊंगा और उसको तोड़ूंगा तो वो कैल्शियम और फॉस्फेट से बना हुआ है. करेक्ट. इन दोनों के, मैग्नीशियम के, कैल्शियम, फॉस्फेट और मैग्नीशियम, इन तीनों के एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी इज नेसेसरी. तो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड दिस, you would relate magnesium is required for your muscle, mental relaxation, nervous system relaxation, energy metabolism, calcium absorption. Calcium is required for your हड्डियाँ and teeth. तो अगर विटामिन डी की कमी है तो सिर्फ हड्डियाँ नहीं कॉम्प्रोमाइज होगी, आपके दांतों की हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपकी मेंटल हेल्थ भी कॉम्प्रोमाइज होगी, आपका नींद भी कॉम्प्रोमाइज होगा, एनर्जी लेवल भी कॉम्प्रोमाइज होगा. That's why it's very very important and it's very simple to solve. वेरी सिंपल टू सॉल्व. मैं बोलता हूँ ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत ही नहीं है. हर साल एक बार ब्लड रिपोर्ट कराओ, 8 हफ्ते का कोर्स कर डालो. डे पूरा? हाँ, 8 हफ्ते का 60,000 यूनिट वाला कोर्स कर डालो आंखें बंद करके. हफ्ते में एक गोली खानी है यार. और इफ़ यू कैन ईट नॉन वेज, ऐड एग्स इन योर रूटीन, ऐड फिश इन योर रूटीन, and spend 15-20 minutes in the sunlight 3 to 4 times a week. Even if you eat the white part of egg, you'll still get white नहीं, yolk में आएगा. Because white is essentially protein. Albumin, completely protein. It's protein. What about B12? यार B12 is how do I put it? Okay, B12 को हम थोड़ा lightly लेते हैं. A lot of people who are trying to go to vegetarian and plant-based diet, I'm absolutely okay with your choices, but make sure you're not deficient in B12. Especially, how does it affect? See, first B12 is responsible for your RBC production, red blood cell के production के लिए. B12 आपका DNA synthesis तक, nerves हमारे brain जो signals भेज रहा है हमारी body को nerves के through, nerves में जो signaling है ना, उसके outer layer एक myelin sheath होता है, उसके through वो signaling कर रहा है. माइलिन शीथ का प्रोटेक्शन B12 करता है. सो B12 नहीं है, माइलिन शीथ सही से प्रोटेक्टेड नहीं होगी, आपके सिग्नल्स सही से नहीं पहुंचेंगे. सो फटीग, लैग इन थॉट्स, ड्राउजीनेस थ्रू आउट द डे B12 डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है. एनर्जी मेटाबॉलिज्म B12 के वजह से कॉम्प्रोमाइज होगा. आपका मेंटल हेल्थ फंक्शनिंग, लर्निंग, कॉग्निशन, ये सब B12 की वजह से कॉम्प्रोमाइज हो सकता है. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप दिन में सही से लेट्स से 500 up to 500 ml डेयरी प्रोडक्ट्स, मिल्क अगर आप पी रहे हो तो आपका दिन का B12 चला आ रहा है. योगर्ट खा रहे हो तो आपका आ रहा है. बट अगर आप डेयरी प्रोडक्ट्स भी सही से नहीं कंज्यूम कर रहे हो और आप वेजिटेरियन प्रॉपर डाइट फॉलो करते हो तो B12 डेफिशिएंसी हो सकता है आपको. सेम फंडा वुड बी, आई वुड से कि हर साल में एक बार B12 का टेस्ट कराओ. इंजेक्शंस ले लो, दुखते बहुत हैं बट अच्छा खासा बेनिफिट मिलेगा. इफ़ नॉट, जस्ट फॉलो द डाइट. सही से. मैं आपको ना अपनी डाइट बताता हूँ. हाँ. ओवरऑल यू टेल मी व्हाट इज राइट अबाउट माई डाइट एंड व्हाट इज रॉन्ग अबाउट माई डाइट. ठीक है, मे बी पीपल विल रिलेट टू दैट. श्योर. कि मैं जो खा रहा हूँ उनको थोड़ा उससे शायद समझ में आएगा कि क्या क्या सही खा रहा हूँ, क्या क्या गलत खा रहा हूँ. राइट. इन द मॉर्निंग व्हेन आई वेक अप, आई जस्ट समटाइम्स आई टेक ब्लैक कॉफी एंड देन आई गो टू जिम. श्योर. ठीक है. आई टेल यू एवरीथिंग, you tell me what are the flaws or what are the good things. And then I go to gym, I do it empty stomach, work out, come back. Then I consume 4 egg whites, right? And along with it, I consume 100 ml milk, right? And साथ में मैं क्या करता हूँ, कोई fruit, any fruit of the day or whatever is the seasonal fruit, उसका कुछ 100 grams के आसपास मैं खाऊंगा. अगर mango है तो I'll only eat like 1 slice of that mango. सो फ्रूट इनटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थोड़ा मीठा आ जाए साथ में.
तो ये 3 चीज़ें मैं करता हूँ. और समटाइम्स अब तो मैंने योगर्ट, आई टेक 100 ग्राम ऑफ ग्रीक योगर्ट विद इट. ये मेरा ब्रेकफास्ट है. Sure. उसके बाद आई टेक 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन आफ्टर लाइक 1-2 hours. ये मैं खाऊंगा एज अ स्नैक मे बी. एंड देन इन द लंच मैं 100 ग्राम या 75 ग्राम एट मैक्स पनीर, ठीक है, भुर्जी के साथ एक रोटी, सैलेड एंड मे बी योगर्ट अगेन 100 ग्राम. फिर मैं शाम को 4 egg whites, राइट, एंड देन 1 मैंगो का या जो भी फ्रूट का मुझे लेना है वो. एंड मे बी इन द इवनिंग बिफोर दैट एक कप चाय विद 100 ml शुगर फ्री के साथ. Okay. दिस इज माई एंटायर डाइट, राइट. अब इसमें आप मुझे बताओ विच ऑल पार्ट्स डू यू थिंक आई एम डूइंग राइट, विच ऑल पार्ट्स यू थिंक आई एम डूइंग रॉन्ग. Sure. I think first thing which you are doing right is कि sort of balance आपने manage किया है. कहीं कहीं नहीं है. So for example breakfast में आप 4 egg whites खा रहे हो, एक कोई फ्रूट पोर्शन ले रहे हो, योगर्ट ले रहे हो, तो आपने प्रोबायोटिक, प्रोटीन और फैट्स देख लिया. कार्ब्स अभी भी आपने बहुत कम रखे हैं. I would recommend you consuming some sort of good carb source, especially because workout के बाद आपकी बॉडी को ग्लाइकोजन replenishment लगता है. Correct. और वहाँ पे you need good amount of carbs. Good amount in the sense for your body, not high or low, for your body. You need to know how much carbs you need on a daily basis and divide it amongst the number of the meals. And post workout में highest भी रख सकते हो because your body needs carbs at that time for the glycogen replenishment, right? उस पे मेरा एक आर्ग्यूमेंट या लॉजिक ये था, ठीक है, एंड यू करेक्ट मी, Sure. that since our body needs it, it might consume it from the fat sources, the sugar part, right? क्योंकि बॉडी को ब्लड शुगर चाहिए, तो क्योंकि ब्लड शुगर मैंने कार्ब्स के फॉर्म में उसको नहीं दी, तो वो फैट्स के थ्रू कंज्यूम करेगी. अब दैट वाज माय लॉजिक. सो यू टेल मी इफ द लॉजिक इज राइट और वो नॉट. ग्लाइकोजन में कन्वर्ट नहीं होगा ना. फैट यूटिलाइजेशन तब होता है जब आपको एनर्जी रिक्वायरमेंट है. हमें ग्लाइकोजन रिप्लेनिश करना है इन द मसल्स. सो वन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ योर मसल साइज इज ग्लाइकोजन एज वेल. तो व्हाई यू डिप्लीटिंग दैट स्टोरेज. गॉट इट. या सो दैट्स वन. ठीक है. 2, आई डोंट अंडरस्टैंड द लॉजिक बिहाइंड जस्ट ईटिंग एग व्हाइट्स. I would add whole eggs instead of 4. I would have 3 whole eggs because उसका जो fat है it's not going to as long as it's fitting in within your daily fat requirement, it's not going any. What should be my daily fat requirement? It depends on your current weight and My current weight is 66 हाँ. and height is 5'7". आपने TDE calculate किया आपका? क्या TDE? हाँ. Approximately 2200 calories. 2200 calories ना. तो you do 25% of that. That so is approximately 50 ग्राम ऑफ. हाँ, तो जितना कैलोरीज आता है उसको हम 9 से डिवाइड कैलोरीज में फैट में वो कर लूंगा. 1 फैट इज 9 कैलोरीज, सो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ जो भी बनता है उसका. नाउ ऑन टॉप ऑफ दैट, सो आगे आप बता. हाँ, लंच के बाद बता. So I would add yolk as well because yolk में तो मेन मसाला है. Like all the fat soluble vitamins, सब कुछ उसी में है. But doesn't the fat also comes from protein? Paneer that I'm taking. Yeah, you are. That's why I said कि हमें overall fat भी देखना पड़ेगा. But मैं yolk में जो value आ रहा है वो नहीं छोड़ूंगा. I would rather go for low fat, extreme low fat paneer or find some other sources of protein which doesn't have fat. But won't replace the yolk. Yolk, yeah. Yolk is. Why is that? यार बायोटिन, विटामिन A, D, E, K. Because of the mineral and vitamin profiles. जो मुझे योग से मिल रहा है, जो मुझे पनीर के फैट में नहीं मिलेगा. पनीर इज प्योर सैचुरेटेड फैट और उसमें और कुछ है नहीं कैल्शियम एंड प्रोटीन के अलावा. मेक सेंस. सो तो आई वुड, मेरे दिमाग में वो हाई वैल्यू एसोसिएट करता हूँ. ठीक है. क्योंकि रीजन बताना जरूरी है बिकॉज लॉट ऑफ पीपल थिंक फैट खाया तो फैट खाया, राइट. इफ द फैट प्रोफाइल, जैसे प्रोटीन का भी बोला जाता है ना, इट्स अ टोटल प्रोटीन प्रोफाइल, राइट, वर्सेस मैंने एक प्रोटीन ऐसा खाया जो दाल से आ रहा है, हाँ, और एक प्रोटीन ऐसा खाया जो वे प्रोटीन से आ रहा है, राइट. इट्स डिफरेंट. या एब्सोल्युटली. ठीक है. आगे आई थिंक लास्ट मील में भी यू जस्ट एडेड एग वाइट, सो आई वुड सजेस्ट के विल ऐड द होल एग्स. आई डोंट नो एग्जैक्टली व्हाट योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट इज. तो 75 ग्राम प्रोटीन में आपको almost what 15-16 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है. तो आपने वो डिवाइड किया है अक्रॉस और नॉट, आई एम नॉट श्योर. आई एम विद दिस मील दैट आई टेक, माय प्रोटीन इनटेक गोज अराउंड 110 ऑन अ डेली बेसिस. सही है. हाँ, जस्ट है. सो बाकी लुक्स गुड टू मी.
बट कार्ब डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा क्वेश्चनेबल था कि यू शुडंट बी स्कैर्ड ऑफ कार्ब्स. आप A lot of people are scared of carbs. हाँ, you don't have to. Why should we not scared of carbs? Because if you are not doing keto diet, carb is the main fuel for your body. That's the primary source of energy. Unless you are doing keto में fat becomes your primary source of energy. What's the bigger evil, fats or carbs? Combination of both or overconsumption of both. It's none of them. Individually कुछ भी तुम्हारे लिए healthy और unhealthy नहीं है. तो carbs को culprit इसलिए बनाया गया because it's widely available. जैसे मेरा वो जो रील में मैंने बताया था. Correct. तो मेरा कॉन्टेक्स्ट वही था. आई वॉज नॉट ट्राइंग टू डिमोनाइज कार्ब्स. आई एम द लास्ट पर्सन. बट मैं तो प्रमोट करता हूँ भाई खाओ ज़्यादा, डर क्यों रहे हो. बट दैट रील पर्टिकुलरली वॉज अबाउट शोइंग के क्यों हम कार्ब ओवर कंज्यूम करते हैं. बिकॉज इट्स वाइडली अवेलेबल. तुम कहीं पे भी कोई भी पब्लिक प्लेस में जाओ तुम्हें कार्ब्स और फैट्स भर भर के मिल जाएंगे. बट इफ़ यू वांट टू हैव अ गुड पोर्शन ऑफ फाइबर और गुड पोर्शन ऑफ प्रोटीन, इट्स ऑलवेज अ हैसल. एंड दैट वाज द आइडिया बिहाइंड दैट. सो कल्प्रिट बन चुका है बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. करेक्ट. प्रॉब्लम ये भी है ना, व्हेन यू ईट प्रोटीन इट्स सचाइटी फूड, राइट? और वो आपको बड़ी जल्दी फील करता है और आप ज़्यादा नहीं खाते. तो लोग जो प्रोटीन बेचेंगे उनका दुकान भी तो ज़्यादा नहीं चलेगा ना. नहीं बट देन वहाँ पे पैलेटेबिलिटी भी आता है. हाँ, करेक्ट. ठीक है. तो कार्बोहाइड्रेट रिच जो मार्केट है सच ना, बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक्स ऑफ इट, प्राइस इकोनॉमिक्स एज वेल, मार्केट इज सच कि तुम कार्ब्स की कैलोरीज आर वेरी चीप इन कंपैरिजन टू प्रोटीन. करेक्ट. प्रोटीन इज कॉस्टली. तो कार्ब्स वाइडली अवेलेबल, सस्ते भी हैं और हाईली पैलेटेबल भी हैं. अभी बहुत सारे लोग भी वो पाम ऑयल का वगैरह चला था कि लेस यूएस में ये यूज करता है, इंडिया में यूज करता है. There are a lot of spices that are banned in Europe but working well in India. तो वो इकोनॉमी का डिफरेंस है यार. अभी हम गांव में जाएंगे, छोटे गांव में 5 रुपए में अगर तुम नमकीन का पैकेट दे रहे हो तो उसमें दे कैन नॉट यूज हाई क्वालिटी. बट तुम डीप फ्राइड चीजें रोज खा रहे हो और फिर तुम गोल्डन घी में से बनी क्यों नहीं खा रहे हो, वो आपको हार्ट कंडीशन देगा. सो इवेंचुअली वी हैव टू build a better relationship with food instead of pointing out these tiny errors. आपने बात की गरीबी की, राइट? कि अमीरी is protein in a way, right? And carbs is it's affordable, it's affordable food, relative. A lot of people live in hostels, right? And their protein requirement is obviously haywire. क्योंकि हॉस्टल का खाना हम सबको पता है कि कितना बुरा होता है. दाल में भी पानी ही होता है और कुछ नहीं होता. एंड द अदर थिंग दैट यू गेट विद इट इज राइस व्हिच इज एसेंशियली प्योर कार्ब्स. हाउ डू पीपल लिविंग इन हॉस्टल फिक्स देयर डाइट? यार सच बताऊं तो आई थिंक हर हॉस्टल में मैं बोलता हूं कि तुम्हें एक स्टूडेंट यूनियन जैसा कुछ बना के हॉस्टल अथॉरिटीज़ के सामने कुछ करो. बिकॉज आई फील देयर इज एन अंडरलाइंग माफिया गोइंग ऑन. दे हॉस्टल अथॉरिटीज़ डोंट budge on the food menu. They don't allow the students to have a छोटा सा induction oven or kettle or anything in the hostel room. Because जो भी suggestions मैं दूंगा या तो कुकिंग लिमिटेशन पे प्रॉब्लम आ जाएगा या तो फाइनेंसिस पे प्रॉब्लम आ जाएगा. चलो वन ऑफ द सजेशंस कुड बी कि भाई तुम प्रोटीन बार्स खरीद लो या प्रोटीन पाउडर रखो. सर हम स्टूडेंट हैं, हमें पॉकेट मनी इतना नहीं मिलता. चलो तुम अंडे या पनीर या चना लेके रूम पे बना लो, हमें अलाउ ही नहीं करते. तो हॉस्टल अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करो कि मील्स नहीं, वो भी नहीं कर सकते. तीनों पे ऐसे आया हुआ है, राइट? तो आई हैव मेड अ वीडियो ऑन हॉस्टल डाइट जहाँ पे मैंने जितने भी प्रैक्टिकल सजेशंस थे वो दिए. वहाँ पे फिर व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज आई एम ट्राइंग टू प्ले विद देयर एम्बिशंस एंड उनको पैसे कहाँ स्पेंड करने चाहिए. मैं गिल्ट ट्रिप में डालने की ट्राई कर रहा हूँ कि अगर तुम महीने का 650 नेटफ्लिक्स को दे सकते हो या गर्लफ्रेंड के साथ तुम घूमने गए तो 1500 रुपये स्पेंड कर सकते हो, तो वो बचा के प्रोटीन पाउडर का डब्बा. आई एम ट्राइंग टू गिव देम दैट दोज टिप्स बिकॉज देयर इज नो. बाकी के तो ब्लॉक हो चुका है ना सब, हम बाकी कहीं कुछ कर नहीं पा रहे. बट इवेंचुअली अगर तुम्हें सोल्यूशन लाना है तो फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि व्हाई. अभी इफ यू आर अ स्टूडेंट दिस इज योर कंडीशनिंग फेज. आपका मेंटल हेल्थ कंडीशनिंग, फिजिकल हेल्थ कंडीशनिंग दोनों इस टाइम में होगा. आपने अभी जो कंटेंट कंज्यूम किया, जो लोगों के साथ संगत रखी, जो टाइप के न्यूज़ देखे, वैसे तुम्हारा मेंटल हेल्थ कंडीशनिंग बनेगा. तुम उस हिसाब से वोक, अनवोक, सेक्सिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट बनोगे अभी के हिसाब से. सेम इज एप्लीकेबल टू योर फिजिकल हेल्थ. विद आपने एक्सरसाइज किया कि नहीं किया, आपने बैलेंस खाना खाया कि नहीं खाया, आपने कितना जंक फूड खाया, उस हिसाब से आप डिसाइड कर रहे हो कि आपको 30 में हार्ट अटैक आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आपको PCOS हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो इफ़ यू हैव फर्स्ट क्लियर दैट. सेकंड,
सब किसी के माँ बाप आर नॉट सफरिंग फ्रॉम, लाइक आई अंडरस्टैंड इंडिया में ऐसे फाइनेंशियल डिस्पैरिटी है, बट इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, you can ask your parents for 5,000-7,000 a month for your health. Your parent, if you make them understand कि आपको क्यों चाहिए, ठीक है, सो वो अगर वहाँ से पॉकेट मनी लाके ये छोटे छोटे टिप्स फॉलो कर सकते हो कि भाई अमूल ने जो प्रोटीन रेंज लॉन्च किया बटर मिल्क और कर्ड और मिल्क शेक्स का, कीप देम हैंडी. प्रोटीन शेक, कीप देम हैंडी. ये जो भी छोटी छोटी चीज़ें तुम कर सकते हो, बिकॉज इवेंचुअली इट्स अबाउट आइडेंटिफाइंग द गैप्स इन योर रूटीन and filling those gaps with convenient sources. And these are the sources. This is what we need to do. There are few things that I wanted to ask your mythbuster opinion. That eggs are bad in summer. But इस पे ना एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, राजकुमार राव ने अभी ट्रांसफॉर्मेशन की थी. And used to eat 10 to 12 eggs a day. Right? Even मेरे दोस्त मैं देखता हूँ जिम में, वो पूरी पूरी ट्रे खाते हैं एक दिन में. Yeah, they do. Right? So is there any limit कि eggs इतने खाने और समर में तो इतने नहीं खाने? यार पहले तो देर इज नो कनेक्शन एग्स इन समर. अगर आपने अंडे बहुत टाइम से खाए नहीं और अचानक से आपने किसने बोला कि अंडे खाना शुरू करो और दैट हैपन टू बी द समर टाइम और अचानक से आपने अंडे खाना शुरू किया, तो योर बॉडी इज नॉट रेडी विद द एंजाइम्स टू डाइजेस्ट ऑल द न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन दैट. तो शायद किसी को इट इज डाइजेस्टिव इशू होगा या कोई ना कोई ऐसे रिएक्शन आ सकता है, बट इट्स नॉट कि वो अंदर जाके कुछ गर्मी क्रिएट करके और आपको, देयर इज नो एविडेंस बिहाइंड दैट. How many eggs you should be eating, it depends upon so many factors. One, you have to understand अंडे में फैट होता है और प्रोटीन होता है. आपका डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितना है, आपका डेली फैट रिक्वायरमेंट कितना है, आपने बाकी कहाँ से फैट्स और प्रोटीन लिया है, वो डिसाइड करेगा कि आप अंडे कितने खा सकते हो. So I have seen people eating 20 eggs a day as well. I have seen people eating 5-10 eggs a day as well. So it will depend on person to person and your protein and fat requirement for the day. तो when you said कि एकदम से स्टार्ट कर दिया, what's the right way to start then? Slowly introduce. अगर आपने कभी भी नहीं खाया है तो start with a couple of eggs first. What's the couple of eggs mean? मतलब 2-4 खाए दिन में तो चलेगा. हाँ, to start with 2 eggs. But including the yolk. पे हाँ, including the yolk. Yolk को फेंकने की जरूरत नहीं है यार. Unless yolk को फेंको तब जब तुम्हारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट का मेजर सोर्स इज अंडा और आपने फैट रिक्वायरमेंट ऑलरेडी मीट कर ली है. कि आपने 10 अंडे खाने हैं बट 5 अंडे में से ही फैट आप ले सकते हो, 5 का ऑलरेडी आपने कहीं और से ले लिया है फैट, तो देन यू कैन रिमूव 5 योक्स. बट आप 1-2 अंडे 3 अंडे खा रहे हो तो आपको योक फेंकने की जरूरत नहीं. अदर वन विच इज हैज बीन अ ट्रेंड, ड्रिंक कॉफी विद घी. इवन स्टारबक्स ने ये पूरे बैंड वैगन पे जंप करके ना ऑलिव ऑयल कॉफी रिलीज की थी, राइट? सो व्हाट इज इट लाइक, हाउ does it make sense to drink coffee, black coffee with ghee? यार इसको बुलेट प्रूफ कॉफी भी बुलाते हैं एंड इट इज़ अ वेरी फेमस ड्रिंक फॉर ऑल द कीटो पीपल, राइट? आई पर्सनली लव डूइंग कीटो एवरी नाउ एंड देन, और मुझे घी कॉफ़ी बड़ी पसंद है. लाइक आई पर्सनली लव दैट. बट मुझे पसंद है, इट डजंट मीन कि मैं उसको हेल्थ बेनिफिट्स की वजह से पी रहा हूँ. व्हेन यू आर डूइंग कीटो, आपका मेजर गोल होता है कि जल्दी से जल्दी तुम ज़्यादा से ज़्यादा फैट कैसे कंज्यूम कर सकते हो तुम्हारी बॉडी में, बिकॉज तुम्हारा 75% कैलोरीज हैव टू कम फ्रॉम फैट्स एंड रेस्ट 20% फ्रॉम प्रोटीन एंड 5 फ्रॉम कार्ब्स, राइट? तो एक जगह से प्रोटीन ज़्यादा फैट लाने के लिए तुम्हें ऐसे करने पड़ते हैं. दिस इज़ वेयर द होल बिगिनिंग ऑफ दिस स्टार्टेड और ट्रेंड ऑफ घी कॉफ़ी स्टार्टेड. तो लोगों ने कॉफ़ी के अंदर 1-2 चम्मच घी डाल के या 1 चम्मच बटर या 1 चम्मच घी डाल के उसको ब्लेंड करके उसको लाटे की तरह उस पर ऊपर सिनेमन स्प्रिंकल करके पीना शुरू किया था, राइट? सो कीटोजेनिक डाइट के लिए अच्छे से फैट्स डालने के लिए वन ऑफ द वेज. बट व्हेन यू ऐड अच्छा खासा फैट, तो फैट का भी सटाइटी ज़्यादा होता है, तो इट कीप्स यू फुलर फॉर लॉन्गर. 1. 2, कैफीन हेल्प्स यू फोकस एंड गिव्स यू अ फॉल्स सेंस ऑफ एनर्जी. तो आपने कैफीन और घी को जब कंबाइन किया तो यू फील रियली गुड, सो वो किक बैठता है, ठीक है? बट यू यूजिंग कॉफी विद घी टू लूज वेट और अचीव एनी अदर हेल्थ बेनिफिट्स, नॉट गिविंग. मैंने आपको इसका फंक्शंस बताया कि ऐसे ऐसे. सो इट मेक्स सेंस इफ यू आर ऑन अ कीटो डाइट. या अदरवाइज इट हैज नो रेलेवेंस टू इट. इफ यू लाइक द टेस्ट ऑफ इट, वो तो अलग बात है, फिर तो आप कुछ भी खा पी लो. एंड इफ यू कैन fit in the fat that you are taking and the calories overall. ठीक है, वो तो अलग चीज है. बट सिर्फ वो पीने से फैट लॉस नहीं हो रहा है. That's the myth people have, right? It's not. Yeah, cow urine can cure diseases. No, it can't.
भाई आपने वो परेश रावल की रील देखी थी? हाँ देखिए ना, मैं दिस इज वेरी अगेन अ वेरी इंडियन थिंग. हाँ. क्या है हमारा ऑब्सेशन यूरिनेशन के साथ? आई डोंट अंडरस्टैंड. परेश रावल का वीडियो है, फिर अभी एक अक्षय कुमार ने भी बोली ये बात. पुणे की एक लेडी है जो कोई तो योगी है शायद, हाँ. वो अपने यूरिन से अपनी आंखें साफ कर रही है. सो कोई तो कंटेनर में यूरिन डाला है एंड देन 4-5 बार आंखें ऐसे ऐसे करो, आपकी आंखें साफ होंगी. आपको चश्मे पहनने की जरूरत नहीं है, आपको मोतिया नहीं है कोई क्या बटन का. साइंटिफिक कम्युनिटी नहीं में है ना, हैज एनीवन नहीं है टेस्टेड ना. दिस? नो, ऑफ कोर्स टेस्ट. एंड बट यार इट्स वेरी लॉजिकल. अगर कोई 10th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी होगा तो उसको समझ में आएगा कि इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट. इट्स अ वेस्ट प्रोडक्ट. उसमें तुम्हारी बॉडी को जो चीज़ें नहीं चाहिए वो है, पोटेंशियली हार्मफुल चीज़ें भी हैं. वो तुम्हें कोई लेवल पे जाके हेल्प नहीं कर सकता. बट ये तो इन ए वे इज एन इंडस्ट्री, लाइक देयर आर पैकेज्ड बॉटल्स अराउंड इट. अनफॉर्चुनेटली यार, प्रॉब्लम ये है ना कि नितिन भाई, ओके, आई फील पहले तो वी आर 30+ नेशंस इन वन नेशन, राइट. प्रॉब्लम्स अलग अलग लेवल पे बहुत ज़्यादा है, अलग अलग लेवल पे. लाइक अगर इफ़ यू टॉक अबाउट अ पर्सन लिविंग इन अ सिटी लाइक मुंबई, जिसको काम पे पहुंचने के लिए 2 घंटे पहले घर से निकलना पड़ता है, उससे 1 घंटे पहले उठना पड़ता है, मेट्रो में नहीं लोकल में बैठना पड़ता है, जिसमें भी ऐसे जाने चली जाती हैं. ट्रेन से उतरे तुम कहीं जाते हो तो वहाँ पे बारिश में भी खड्डे पड़े हो, तो यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद. रिमेंबर और फिर उसी बारिश में थार वाले गाड़ी लेके आ जाते हैं. यू रिमेंबर दैट सीन फ्रॉम मुन्ना भाई MBBS, जहाँ पे सुनील दत्त का कैरेक्टर वहाँ पे उतरता है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी का कैरेक्टर कुछ चोरी कर रहा होता है, उसको फटके पड़ रहे होते हैं, देन सुनील दत्त कैरेक्टर से मत मारो उसको, इसको मत मारो, बिकॉज एंड देन वो नवाज को बोलता है कि ये जनता को देख, ये इससे पीड़ित है, ये इससे पीड़ित है, ये इससे पीड़ित है, ये इससे पीड़ित. तो हमारे लिए प्रिवेंटिव मेडिसिन और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इज अ प्रिविलेज फॉर मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस. ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि यार लाइफ में इतने सारे झंझट चल रहे हैं, हमें कोई शॉर्टकट दे देना, फिर वो शॉर्टकट कुछ भी हो, मैं एक बार ट्राई तो कर लूँगा. फिर वो एनल एनिमास ले रहे हैं कहीं से जाके डाइजेशन सिस्टम को क्लीन करने के लिए. व्हाट इज दिस? एनस में कुछ सोप वोप वगैरह डाल के तुम्हारा लोअर इंटेस्टाइन पूरा क्लीन करते हैं, एंड दिस हैपेंस इन आयुर्वेदिक सेंटर्स. क्योंकि तो मैं आई एम हियरिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम. डिटॉक्स मेथड है ये एक प्रकार का. फिर दिस इज वेरी, इसको पर्जिंग भी बुलाते हैं. लिटरली दिस इज वन ऑफ द ट्रीटमेंट्स. आपको कुछ चीज़ें पिला के, उंगली करा के उल्टियाँ कराएंगे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने के लिए, लीचेस लगाएंगे ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए, कुछ भी चल रहा है. बिकॉज उनको ऐसा लगता है कि हमने हमारी मेस्डअप लाइफस्टाइल से कुछ तो जहर डाल दिया हमारी बॉडी में, जिसको हमें अभी डिटॉक्स करना है और इमीडिएटली हो जाए. हमें नहीं करना लाइफस्टाइल चेंज, बिकॉज देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स. यार परसों आई एम टॉकिंग टू अ क्लाइंट एंड आई एम वेरी वेरी इमोशनल. मैं आमिर खान की, आई फील आमिर खान के, वो कैसे रो देता है फटाफट से. बिकॉज व्हेन आई टॉक टू माई क्लाइंट्स समटाइम्स मुझे इतना ऐसे फील हो जाता है कि यार कैसे ये लोग ऐसी जिंदगी जी रहे हैं. आई विल गिव यू अ ट्रू इंसिडेंट. डे बिफोर यस्टरडे, टॉकिंग टू अ क्लाइंट, 30-year-old लेडी, शी यूज्ड टू रन अ कोचिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली. उसकी शादी हुई नोएडा में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है बंदा. शादी के बाद बोलता है कि यू कांट वर्क एनी मोर. कोई भी लेवल पे ये अंडरस्टैंडिंग नहीं है. फिर भी वो बंदी बोलती है ठीक है चलो कोई नहीं. प्रेग्नेंट हो गई, बच्चा हुआ, अब उसको ओवरवेट हो गई है, अब उसको वो वीडियो वगैरह देखी है, चीज़ें सीखी है, उसको इम्प्लीमेंट करना है. अब ये पढ़ा लिखा घर है, राइट. फिर भी उसका पति बोलता है ये प्रोटीन वगैरह, हमारे दादा दादी को देखो कुछ खाया था क्या इन्होंने, ये कुछ करने की हमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली जाके वॉक करो, सब ठीक हो जाएगा. वो प्रोटीन पाउडर लेके आई है, उसने अलग से कंटेनर में छुपा के रखा है किचन में, बिकॉज उसके घर पे डांट पड़ती है प्रोटीन पाउडर लेते. एंड वी आर टॉकिंग अबाउट मॉडर्न फैमिली इन नोएडा. सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पत्नी. एंड शी बर्स्टेड आउट क्राइंग वाइल ऑन द कॉल विद मी कि यार ये क्या कर रहे हो. आई वॉन्ट टू चेंज, आई वॉन्ट टू स्टार्ट माई कोचिंग इंस्टीट्यूट एज वेल, बट मैं कर नहीं पा रही. सो वी हैव डिफरेंट लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स. दैट्स वेयर दीज शॉर्टकट्स, शेक बेचने वाले, ये सब निकल लेता है फिर. टेल मी मोर अबाउट such stories.
what do people deal with every day? जैसे आपने ये बताया, it's such a bizarre thing to hear that even in this modern day, Netflix के ज़माने में, right, where you see and have access to so much of information, and you see the trends happening every day. Twitter पे कुछ चल रहा है, Facebook पे कुछ चल रहा है, Instagram पे, so you have so much of awareness. और जो आपका वो जो क्वेश्चन था, मतलब बीच में आपने एक लाइन बोली कि यार हमारे दादा ज़माने में थोड़ी उनको प्रोटीन खाना पड़ता था, भाई वो खाते भी तो 4000 कैलोरीज थे, क्योंकि उनका वर्कआउट इतना होता था, उनका काम फील्ड में काम होता था, खेतों में सारा दिन रहते थे, वो 20-20 मंजिल ऊपर नीचे करते थे, वो पता नहीं कितना तो चलते थे, 20-20 25-25 किलोमीटर, तो उनकी बॉडी की TDEE ही 3-4 हजार कैलोरीज थी। अब उसमें आप दूध पी लो, दाल खा लो, अपने आप ही प्रोटीन 100-125 ग्राम हो जाएगा आपका। एब्सोल्युटली, बट देन दिस इज अगेन, इसको बोलते हैं सर्वाइवरशिप बायस। ये जो आपने सिनारियो बोला, इट्स नॉट एवरी हाउस होल्ड सिनारियो। इफ हमारे दादा दादी अगर सब अच्छे से खा रहे होते तो हर किसी के घर में PT उषा या मिल्खा सिंह होता। नहीं है ये, दिस इज आउट ऑफ 100 देयर वर अ कपल जिसका एग्जाम्पल लेके हम खींचते रहते हैं, राइट? करेक्ट। इफ यू लुक इनटू इट, हमारा लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट अर्ली 20th सेंचुरी में 25 से 30 साल था। इंडिपेंडेंस के बाद वो 35-40 पहुंचा है। 80s में हम 50 पे पहुंचे, अभी हमारा 72 ईयर है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो पहले ज़माने वाला आर्ग्यूमेंट यहाँ पे ही रद्द हो जाता है। अगर पहले ज़माने में हेल्थ अच्छा होता और सब कुछ तो जीते ना। क्यों इंडिया डायबिटीज कैपिटल ऑफ वर्ल्ड है? वी आर टॉकिंग ऑल दिस बुलशिट व्हाइल पॉपिंग पिल्स, व्हाइल हैविंग अ ड्रिंक ऑफ अल्कोहल इन आवर हैंड्स। अभी ये रिसेंटली मेरे दिमाग में एनालॉजी आया था व्हाइल वॉचिंग रंग दे बसंती। रंग दे बसंती में एक ब्यूटीफुल सीन था, एंड द सीन में आमिर खान पंजाबी में ये बोलता है कि काके ताड़ा एक पैर पास्ट में तो एक पैर फ्यूचर समथिंग, कि हम प्रेजेंट पे मूत रहे हैं। हमें चाहिए अच्छा फ्यूचर, वी वांट टू बी हेल्दी, वी वांट टू हैव गुड बॉडी, वी वांट टू बी अ मेडिसिन फ्री वगैरह वगैरह, बट हमारा एक पैर अभी भी पास्ट में। हमारे दादा दादी, हमारे टिमका फलाना, रहो जाओ पास्ट में इफ यू वांट टू। मॉडर्न साइंस एडवांस हो चुकी है और हमको बस अभी भी वहीं पे रहना है। और वहां पे भी फुद्दू सा लॉजिक है। मेरे को इतना गुस्सा आता है, लॉजिक क्या दे रहे हो? अभी रास्ते में मैं मेरी टीममेट को दिखा रहा था एक वीडियो विच वी कैन परहैप्स रन यहाँ पे भी। देयर इज दिस नेचुरोपैथ, वो उसने एक रील बनाया अपने इंस्टाग्राम पे, अपने एक पेरेंट, एक मदर बैठी हुई है, उसको ये समझा रही है कि नेचर में देखो, नेचर में कोई एनिमल चना, अंडे, छोले, राजमा खा रहा है क्या? और जो भी जानवर मीट ईटर्स हैं, उनकी हाइट देखो वो कितने छोटे रह जाते हैं। एग्जाम्पल क्या दिया? ये कुत्ते, बिल्ली, हाँ लायन होता है लंबा, पर बाकी के देखो। एंड आई वाज लाइक, इट्स सो सिलेक्टिव टू मैनिपुलेट अ पेरेंट, सो सिलेक्टिव। इफ शी वांटेड टू, पहले तो ये लॉजिक ही कितना भद्दा लॉजिक। हाउ आर यू जजिंग समवन्स हेल्थ इन कंपैरिजन टू other species, animal, yeah, species. Darwin has left the chat. हाँ, and you are applying what logic? कि वो मीट खाते हैं उसके लिए उनका हाइट छोटा रह गया, तो फिर लायन, टाइगर 6-8 फीट 9 फीट के होते हैं, उनका क्या करेंगे? जिराफ क्या करेगा? जिराफ चलो वेजिटेरियन है, वो हर्बीवोर है। वही तो उनका मेन आर्ग्यूमेंट होता है। अच्छा, जिराफ, घोड़ा, हाथी घास खा के इतना मस्कुलर हो रखा है, तो हमें क्यों प्रोटीन खाना है? दैट्स व्हाट द मेन आर्ग्यूमेंट इज, राइट? तो मैंने उस पर रिएक्शन वीडियो बनाया, अभी 1-2 हफ्ते में आएगा रिलीज। मैंने प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स दिए कि ब्रो, व्हाट अबाउट ब्लू व्हेल, व्हाट अबाउट बेयर, व्हाट अबाउट खरगोश? खरगोश तो सब्जियां खाता है, होना चाहिए ना 10-12। सही बात है, जिराफ जितना होना चाहिए। बट दिस इज, वो छोड़ दो ना। आई मीन मेरे को ये समझ नहीं आती, देयर आर सो मेनी इंडियंस, राइट, दैट आर नॉट हैविंग अ गुड हाइट, राइट, वर्सेस so many people in Europe who eat non-vegetarian food, they are very high, 6 फीट के होते हैं वो लोग। हम क्यों नहीं है फिर 6 फीट के? ये आर्ग्यूमेंट ही नल, क्या इमोशंस बाहर आते आते रुके आपके अभी। बट 72 साल की एज हो गई हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हैप्पीनेस तो गिरती जा रही है। हैप्पीनेस तो गिरती जा रही है, हैप्पीनेस इंडेक्स। वो तो फिर मेंटल हेल्थ के बारे में कॉन्वर्जेशन खुल जाएगा ना, बिकॉज हमने वैलिडेशन दिया हुआ है जजमेंट के हाथ में। Everything that everyone is doing at the moment is just eventually for taking a photo, right? And taking a photo is for social media. Social media is in other sense. You are just living for judgment.
eventually us as well for us that as well, matter. including us, Yeah, a big time. yeah. हम कितना भी बोल ले कि numbers don't matter क्यों नहीं करते भाई? but थोड़े followers नहीं बढ़ते तो इसे टेंशन आता है. क्यों टीम नहीं मीटिंग करते? बैठती. सत्तू इज अ पुअर मैन्स प्रोटीन. सत्तू जो होता है, बहुत आपने रील्स भी देखी होंगी जिसमें एक बंदा है जो बहुत पॉपुलर है, वेरी मिस्टर सोनी. हाँ ठीक है, उन्होंने मतलब सत्तू के पीछे जान लगा रखी है अपनी कि हर चीज में सत्तू पियो और सत्तू डाल दो. इज इट ट्रूली अ गेम चेंजर व्हेन इट कम्स टू प्रोटीन? नहीं. सो मैं हमेशा बोलता हूँ सत्तू खुद एक गरीब प्रोटीन है, वो गरीबों का प्रोटीन नहीं है. इट्स अ पुअर सोर्स ऑफ प्रोटीन. इज नथिंग बट चने में से चना का पाउडर है, राइट? चने को ड्राई रोस्ट करके उसका पाउडर बना के हम बेच रहे हैं. दैट्स अबाउट इट, राइट? सो इट्स स्टिल मेजरली अ कार्बोहाइड्रेट सोर्स. 60% उसमें कार्ब्स हैं, 20% प्रोटीन है, राइट? अगर मुझे किसी चीज़ को कोई चीज़ का अच्छा सोर्स मानना है तो उसमें मेजोरिटी वो पार्ट होना चाहिए. मेन सोर्स शुड बी प्रोटीन. प्रोटीन, राइट? मैं चावल को मैं प्रोटीन सोर्स नहीं बता सकता. चावल में प्रोटीन है 6-7 ग्राम 100 ग्राम में, बट आई कांट से कि वो प्रोटीन का सोर्स है बिकॉज 75 to 80% उसमें कार्ब्स हैं. दैट्स व्हाई इट्स अ मेजर सोर्स ऑफ कार्ब्स. आई कैन नॉट से ये एनवायरमेंट ऑक्सीजन से बना है बिकॉज 70% नाइट्रोजन है. सिंपल. करेक्ट. तो सत्तू में प्रोटीन है बट इट्स नॉट अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. सत्तू में प्रोटीन है, इट्स नॉट अ कंप्लीट सोर्स ऑफ प्रोटीन. अगर आप वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हो, आप कहीं सत्तू इसको इंटीग्रेट कर रहे हो तो कर लो, बट बी माइंडफुल कि उसमें कार्ब्स भी हैं बहुत ज़्यादा जो बहुत सारे दूसरे मील्स में भी अवेलेबल हैं. सो व्हेन आई टॉक अबाउट सत्तू ना तो उनको ऐसा लगता है मैं कार्ब को डिमोनाइज. आई एम नॉट सेइंग. मेरे लैपटॉप पे अगर स्पेस बटन नहीं चल रहा है तो मैं उसके बारे में बात करूंगा. आई कांट कीप ऑन टेलिंग कि मेरा स्क्रीन कितना अच्छा चल रहा है. मेरे डाइट में कार्ब्स ऑलरेडी हैं. व्हाई डू आई टॉक अबाउट कार्ब्स? इट्स ऑलरेडी फिल्ड विद इट. हम सिर्फ उसी की बात कर रहे हैं जिसको आप क्लेम कर रहे हैं. सिंपल. सो आई एम नॉट सेइंग सत्तू में जो कार्ब्स हैं बुरे कार्ब्स हैं. आई एम जस्ट सेइंग कि सत्तू में कार्ब्स हैं. अदर इज a lot of people go with जीरा वाटर पी लो, ठीक है, एंड लेमन कुकम्बर वाटर पी लो गट क्लिनजिंग के लिए. डू दीज थिंग्स वर्क? नो. अगेन मुझे बॉलीवुड बड़ा पसंद है तो आई टेक यू टू अनदर बॉलीवुड फिल्म्स. बॉलीवुड फिल्म भूल भुलैया का एक सीन है एंड में जहाँ पे अक्षय कुमार उस पे मंजुलिका पे कुछ तो रिचुअल करने वाला है. बट उससे पहले वो गुरुजी जो आए हुए हैं उनसे बोलता है कि यार गुरुजी आप मेरे लिए ऐसे भूत प्रेत भगाने का माहौल क्रिएट कर सकते हो क्या मेरे लिए? तो हमारे यहाँ पे भी डाइटिशियंस है ना, डाइट का माहौल क्रिएट करते हैं. एंड वो माहौल का पार्ट इज ककड़ी का पानी, जीरा पानी. तो लोगों को लगे कि हम डाइट का कुछ तो कर रहे हैं. अगर उनको मैंने बोल दिया नहीं तुम तो पोहा हुआ रोज जो भी खा रहे हो अच्छे से खाओ, फिर क्वांटिफाई करो, बैलेंस करो, तो उनके दिमाग में बैठता नहीं है. तो ये डाइट का माहौल क्रिएट करना पड़ता है बहुत बार बहुत सारे डाइटिशियन को. तो मैं तो मेरे क्लाइंट्स को बोलता हूँ कि ये पियो, बट इसका पर्पस ये है. मैं बोल के करता हूँ.